हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक के बारे में, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पॉलिटेक्निक में भी और आईआरटी में भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी थ्योरी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है, लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है। जो बच्चे नहीं समझते हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक जो होता है इसमें दो वर्ड होते हैं। एक होता है आपका हाइड्रो, क्या होता है, एक हाइड्रो होता है और एक होता है स्टैटिक। क्या होता है, एक होता है स्टैटिक, हाइड्रो प्लस स्टैटिक। तो हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पर ज्यादातर जो होता है ये जल से रिलेटेड होता है या फिर द्रव से रिलेटेड, आप समझ लीजिए द्रव यानी कि लिक्विड से। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, ये द्रव से। और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, रुका हुआ। आपने पढ़ा होगा इसमें साइंस में भी और तरीके के काइनेमेटिक स्टैटिक है ना। तो उसमें काइनेमेटिक और स्टैटिक देखा होगा। तो काइनेमेटिक का मतलब होता है चलता हुआ, ठीक है, गति में हो, लेकिन स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो यहाँ पर उस द्रव की हम लोग बात करते हैं जो रुका हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी तालाब की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पर एक तालाब है, इस तरीके से तालाब है, बहुत गहरा है, ठीक है, नीचे गहरा होगा, इधर होगा, तो इसमें ऐसे पानी भरा होगा, ठीक है, ऐसे पानी मान लीजिए भरा हुआ है, ठीक है। तो अब ये नीचे गहरा है, लेकिन ये इधर से बंद है, मतलब कि यहाँ से ये बह नहीं सकता है, ये इधर ऊंचा है मान लीजिए, ठीक है, और इधर से भी ये बह नहीं सकता, इधर थोड़ा ऊंचा है। तो ये तालाब में पानी इतना भरा हुआ है, तो अब ये पानी क्या है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, ना तो बह रहा है ना तो कुछ हो रहा है। तो इस जल में इसके प्रेशर लगेगा, यहाँ पर तरह तरह से चीजें आएंगी, तो उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हाइड्रो में बार बार यहाँ पर जल ही रहे, पानी ही रहे, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो होता है वो द्रव में जल की बात होती है। अलग अलग तरीके के और भी लिक्विड्स आ सकते हैं, जैसे कि ऑयल आ सकता है, तेल, और यहाँ पर आपका पारा यानी कि मरकरी वगैरह भी यहाँ पर आ सकता है, तो उसमें आप परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेनली किसकी बात करने वाले हैं, रुके हुए द्रव के कारण जो यहाँ पर फोर्स लगता है, जो यहाँ पर बल लगता है, जो यहाँ पर प्रेशर लगता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बात समझ पाए कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है। चलिए, तो हाइड्रोस्टैटिक समझ गए कि रुका हुआ जल, ठीक है, रुका हुआ जल या फिर रुका हुआ द्रव, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, रुका हुआ द्रव है तो वो क्या करेगा, रुका हुआ द्रव है तो वो किसी चीज पे प्रेशर लगाएगा। जैसे कि आपने बाल्टी में पानी भर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, बाल्टी ली और बाल्टी में पानी भर दिया, इस तरीके से ये आपकी बाल्टी हो गई, और बाल्टी में आपने क्या किया है, पानी, ये बाल्टी है आपकी, ठीक है, इस तरीके से आपकी बाल्टी होती है। ये ओल्ड वर्जन में ऐसे इस तरीके से बनती थी, इधर नट लगा होता था, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो इस तरीके से बनती थी बाल्टियाँ, ठीक है, वो सीट की बनती थी, इधर से उनको रिविट किया जाता था लगा करके। चलिए, तो ये इस तरीके की बाल्टी बन गई। अब ये बाल्टी हो गई, इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, आपने इसमें पानी भर दिया, यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ तक आपने पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको पानी से पूरा फिल कर दिया, भर दिया, ठीक। तो ये अब जो लिक्विड है यहाँ पर, जो भी ये पानी है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस नीचे यहाँ पर क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ, इसके बेस पर एक प्रेशर लगाएगा। और अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ देखेंगे, रखेंगे, तो उस पर भी प्रेशर लगाएगा। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर, वो हर एक पॉइंट पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, हर एक पॉइंट पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। क्यों नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये जो है नीचे की तरफ आना चाहता है, वो नीचे की तरफ ऐसे फैलना चाहता है। बात समझ पा रहे हैं। तो पानी जो है हर एक पॉइंट पर यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें प्रेशर लगाता है, ठीक है, क्या करता है, प्रेशर लगाता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर वर्ड आ गया, तो प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को हम लोग हिंदी में दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी तल के एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यहाँ पर प्रेशर कहते हैं। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी का फॉर्मूला होता है लंबवत बल और बट्टे में क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे में क्षेत्रफल। तो लंबवत बल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि इसका कुछ नीचे का बेस होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे होगा सर्कल, नीचे बाल्टी ऐसी तो होती है गोली। अगर आप पूरा ऊपर से देखेंगे तो आपको ये टोटल बाल्टी इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। ऊपर से अगर आप ऐसे बाल्टी को देखेंगे तो उसका बेस इसी तरीके से दिखेगा। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसके ऊपर इस तरीके से बल लग रहा होगा, पानी ऐसे होगा, जैसे कि बाल्टी मान लीजिए कि ऐसे है और उसके ऊपर ऐसे बल लग रहा है, जैसे कि हमारे पास कुछ
हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये डबिया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जैसे मान लीजिए कि बाल्टी है या फिर बाल्टी का बेस है और ये मार्कर मान लीजिए कि पानी है, तो अब इस पे भरा हुआ है तो इसी पे ऐसे लग रहा होगा, ये ऐसे इसको दबा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को ऐसे करके देखेंगे तो हमको ऐसे समझ में आएगा ना, ये जो डिब्बी है ये इसका सर्कल और पानी इस तरीके से ऐसे उस पर दबाव लगा रहा होगा, ठीक है। तो जितना दबाव लगा रहा है और जितना इसका क्षेत्रफल है उसका अगर हम यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं तो वही हमारा क्या निकल जाता है, दाब आ जाता है। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। यहाँ पर लंबवत बल यानी कि जितना बल लग रहा है किसके द्वारा लग रहा होगा, ये लग रहा होगा पानी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में क्षेत्रफल, जितना यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये पानी के द्वारा ही बल लगे, जैसे कि यहाँ पर बल की बात हो रही है, लंबवत बल, तो लंबवत बल पानी के द्वारा लगे या फिर किसी के द्वारा लगे, वो बल जो है बाद में कन्वर्ट किस में होता है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो दाब में हो जाता है, उसको हम लोग दाब कहते हैं अगर बल बटे क्षेत्रफल है तो। लेकिन क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है हाइड्रोस्टैटिक है तो यहाँ पर हम लोग जल के दाब की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लिक्विड का है, ठीक। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि होता है F/A यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप यूनिट भूल जाते हैं तो देखिए बल की यूनिट होती है न्यूटन और अपॉन में कर दीजिए ये क्या आपका है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, तो इसकी एक यूनिट पास्कल भी होती है। तो पास्कल अगर आपको लिखा है तो आप उसको समझिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा है कि द्रव के तल से h गहराई पर लगने वाला दाब, ठीक है। अब देखिए हमने कहा ना कि ये जो दाब है द्रव के द्वारा भी लगाया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है। तो अब द्रव कितना दाब लगा रहा होगा किसी चीज पर, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से फॉर्मूला हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से एक एक पार्ट को। तो हमने कहा कि जो दाब का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि दाब का जो एकदम छोटा एकदम इजी जो उसका फॉर्मूला होता है, जो एकदम शुरुआती फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, द्रव के लिए निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो देखिए बल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल को हमने बताया था कि आप m इंटू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो जल है इसको कौन खींचता है नीचे की तरफ, ग्रेविटी खींचती है। तो यहाँ पर a एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर हम लोग त्वरण ना लेकर के गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर g हम लेते हैं, तो F बराबर यहाँ पर mg भी कह सकते हैं हम। तो F बराबर हमने mg रख दिया। अच्छा, यहाँ पर ये m क्या होता है, m आपका यहाँ पर मास होता है, ठीक। तो मास को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमको याद है कि घनत्व बराबर क्या होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहां से ये तीन चीजें आपस में रिलेट करती हैं, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। इसको आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसका काम आने वाला है। तो द्रव्यमान मतलब यही हमारा मास m, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आयतन को इधर भेजेंगे। तो हम घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, d यानी कि डेंसिटी, और आयतन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई v हो जाएगा, किसके इक्वल, यहाँ पर m के इक्वल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो हम m के जगह d v रख सकते हैं। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, v इंटू डी या फिर d इंटू v कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और g जहाँ पर है वो वही है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये v है, v यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। और आयतन को हमने आपको समझाया है मेंसुरेशन में, हम आपको पढ़ा रहे थे, तो बता रहे थे मैथ में, जब उसमें हमने आपको आयतन पढ़ाया तो उसमें हमने बताया कि आयतन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कि उसके बेस का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसकी हाइट, बेस का क्षेत्रफल और उसकी हाइट, किसी भी कोई भी तरीके का वो शेप हो सकता है। आप उसका बेस का क्षेत्रफल लीजिए यानी कि उसके आधार का क्षेत्रफल, और इनटू में क्या कर दीजिए, ऊंचाई कर दीजिए, उसका आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर v का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जो हमने बता रहे हैं उसके हिसाब से, कि यहाँ पर ये किसका क्षेत्रफल, बेस का,
और इनटू में उसकी हाइट, ठीक है, इनटू में उसकी हाइट। तो यहाँ पर देखिए v बराबर यानी कि वॉल्यूम बराबर a इंटू एच आ गया, तो v के जगह भी हमने a और h को रख दिया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से a आ गया, a यानी कि एरिया, और कौन सा एरिया, जो यहाँ से हम लेकर के चले थे वही वाला एरिया। हमने कहा कि जैसे कि पानी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास से कोई इस तरीके की, एक सेकंड, वो क्या बात है, पाइप मिली गई, देखिए हमारे यहाँ पर पास में रखी है, तो इस तरीके की पाइप है कोई, ठीक है, आप पाइप देख पा रहे हैं। तो इसको हमने क्या किया, इधर से बंद किया, ब्लॉक किया, और ऊपर हमने पानी भर दिया, ऊपर हमने क्या किया, पानी भर दिया। तो जब हम इसमें ऊपर पानी भर देंगे तो मान लीजिए कि पानी कितना भी भर गया, इतना भर गया या फिर इतना भर गया, जितना भी भर गया, लेकिन इसका यहाँ पर एरिया जो है, देख पा रहे हैं आप, एरिया ये क्या है, ये तो इतना ही रहेगा। पानी भरते जाएंगे, ये ऊपर होता जाएगा, चढ़ता जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भरेंगे तो बाहर चलेगा। तो ये एरिया इसका फिक्स है, तो यही वाली एरिया की बात हो रही थी। तो ये जो पानी है, अगर हम यहाँ तक भरे हुए हैं, यहाँ तक, तो ये इस पर कुछ ना कुछ नीचे की तरफ हमारे हाथ पे, जैसे अगर हाथ से ऐसे करके रखे हुए हैं, तो इधर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। अगर और पानी भरेंगे तो और प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अगर ये हाथ से आपको समझ नहीं आता तो आप क्या कीजिए, इसे छोटी सी पाइप लीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, कोई एक पॉलीथीन बांधिए, ऐसे करके पॉलीथीन ऐसे टेप से बांध दीजिए या फिर किसी भी धागे से, और उसके बाद यहाँ पे पानी भरिए। पानी जैसे ही भरेंगे, आप थोड़ा सा पानी भरेंगे तो देखेंगे वो एकदम ऐसे सीधा है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे जैसे आप इसमें पानी भरते जाएंगे, वो जो आपकी पॉलीथीन है, जैसे कि आपका यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, और जैसे आपने इसमें पॉलीथीन ऐसे लगा दी, ऐसे पॉलीथीन लगा करके और यहाँ पे इसको ऐसे एक धागे से बांध दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ से आप पानी डालने लगे, क्या करने लगे, पानी डालने लगे। तो जैसे आपने नॉर्मल पानी डाला तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे से पानी आपने ढेर सारा भर दिया, यहाँ तक भर दिया, तो आप देखेंगे ये जो पॉलीथीन आपकी थी वो अब कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। वो ऐसा क्यों, वो तन जाएगी ऐसे। वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है, उसके ऊपर कुछ दबाव लग रहा है, इस वजह से वहाँ पर वो क्या कर पा रही है, वियर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वैसे टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है, सहन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से टेढ़ी हो जा रही है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है कि इसी एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर एरिया लेकर के चले थे, तो अब एरिया और एरिया यहाँ पर सेम आ गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा केवल क्या, एच, डी और जी। एच आपका क्या है, गहराई, यानी कि जितनी इसकी हाइट थी, ठीक है, जितना यहाँ पर पानी की हाइट है। उसके बाद डी आपका क्या है, उस चीज की डेंसिटी। अब ये जरूरी नहीं कि बार बार यहाँ पर पानी का हम नाम ले रहे हैं तो पानी ही है, हमने कहा कि इस ज़्यादा चैप्टर में आपको ज़्यादातर पानी के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन वो ऑयल भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी हाइट हो गई कि कितना हाइट है उसमें, और उसकी डेंसिटी, उसका क्या घनत्व है, पानी का क्या घनत्व है, और उसके बाद पारे का क्या घनत्व है, ऑयल का क्या घनत्व है, और भी तरह तरह के लिक्विड्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन हो सकता है। इसके बाद क्या है, जी, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, और हाइट आप यहाँ पर दी रहेगी, घनत्व आपको याद रखना पड़ेगा हर एक का, अगर क्वेश्चन में ज़्यादातर होता है घनत्व आपको दे देता है, ठीक है, नहीं देगा तो फिर घनत्व के लिए आपको ये चीज़ें देगी जहाँ से आप घनत्व निकाल सकते हैं। बहुत ईजी होता है, बस आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी चीज़ें लिखी सबको याद रखना है। ऐसा नहीं कि बस आपने इस फॉर्मूले से इसको याद कर लिया, बीच की इधर वाले को छोड़ दिया, क्योंकि आपको ये भूल जाएंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको ये और ये तीन चीज़ें ही दी जाए। मान लीजिए कि आपको ये इधर की दे दी गई और बाद में पूछा जा रहा है, तो फिर आपको पता ही नहीं कैसे चेंज करें, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा याद रखना है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो यहाँ से प्रेशर हो गया, और ये प्रेशर किसका है, द्रव के तल से, द्रव के, ध्यान से देखिएगा, द्रव के तल से h गहराई पर लगने वाला दाब। अब इस चीज़ को समझाते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तालाब है, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे ये पूरा आपका, ठीक है, तालाब है या कोई भी चीज़ हो सकती है, बाल्टी हो सकती है, उसको हम इस तरीके से देख रहे हैं, और ऐसे से इधर पूरा क्या है, जल भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जल भरा हुआ है, ठीक, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि इसका मान लीजिए कि ये तल है, ठीक है, इसका ये तल है, नीचे का एकदम तलहटी, ठीक, तो उस पर हम देखना चाहते हैं कि कितना इस पे दाब लग रहा होगा, यहाँ पर कितना दाब लग रहा होगा। तो हम इसके तल से, जो यहाँ पर पानी है उसका एक ऊपर सरफेस होगा, ठीक है, यहाँ पर जो तल कह रहा है, द्रव के तल, ये ऊपर वाली ही की बात कर रहा है, द्रव का तल यहीं पर है, द्रव का तल जो है ये यही है, ठीक है। द्रव का तल से h गहराई में, यानी कि यहाँ से लेकर के मान लीजिए आप यहाँ तक आ रहे हैं, और इस गहराई को हम लोग h कह रहे हैं,
अगर इसको हम लोग द्रव का तल कह रहे हैं और इसको गहराई h कह रहे हैं, तब उस पर लगने वाला दाब, किस पर, h गहराई पर, यहाँ पर अगर कोई चीज होगी तो उस पर कितना दाब लगेगा, पानी के अंदर इतनी कोई चीज होगी तो उस पर कितना दाब लगेगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो जब भी आपको यहाँ पर कहा जाएगा h कहाँ से निकालना है, तो इसके सरफेस से, जो यहाँ पर ये पानी का सरफेस है, यहाँ से आपको h लेना है यहाँ पर। बात समझ पा रहे हैं? अब ये चीजें पढ़ना क्यों जरूरी है, आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए। अभी एक हाल फिलहाल में आपने एक घटना सुनी होगी, उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग एक क्या है, जहाज है टाइटैनिक, ठीक है, वो बहुत पहले जो है डूब गई थी किसी वजह से। तो टाइटैनिक को देखने, उसका अंदर समुद्र के अंदर वो है, तो बहुत बड़ी जहाज़ें रहती हैं, तो उसको देखने के लिए भाई घूमना है वहाँ पर, देखना है उनको, जो भी करना होगा, ठीक है, उसको देखने के लिए बहुत लोग जाते रहे। लेकिन इत्तफाकन क्या हुआ कि एक छोटी सी, समझ लीजिए कि छोटा सा एक दूसरा उसी तरीके से सबमरीन होती है, ठीक है, नहीं सबमरीन नहीं, कुछ बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, उसमें 2-3 आदमी बैठ सकते हैं और बैठ करके वो लोग बहुत ही नीचे जाते हैं समुद्र के गहरे तल में, ठीक है, उसमें गहरे तल में जाते हैं और गहरे तल में जो भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं उसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, इस चीज़ का कैलकुलेशन नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया है, समझिएगा, हमने क्या किया है कि एक हमने सेल बनाई है इस तरीके से, जिसमें मान लीजिए कि इस तरीके से एक सेल बनाए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर सेल बनाई है, जिसमें दो लोग आराम से बैठ करके क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक, इस तरीके से बैठ करके आराम से समुद्र के नीचे जा सकते हैं, ठीक। तो अब क्या किया, हम इस सेल को नीचे डाल रहे हैं, ठीक है, तो अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये इस पॉइंट पर पहुंचा और ये ब्लास्ट कर गया, क्या कर गया, ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट ऐसे नहीं करेगा, ऐसे बाहर की तरफ नहीं फटेगा, वो अंदर की तरफ ऐसे, जैसे कि ऐसे गुब्बारा नहीं होता, ऐसे फैला होता है, ऐसे अगर उसकी हवा निकाल दीजिए ऐसे छोटा हो जाता है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, इसे दब जाएगा, तो ये जितने भी आदमी लोग हैं सब ऐसे उसके अंदर दब जाएंगे। बात समझ पा रहे, ऐसे फटेगा नहीं, ऐसे दबेगा वो अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लग चुका है कि ये जो मटेरियल बना था, जिस मटेरियल का भी ये बना हुआ था, वो उतना सहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज को बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक जाएगा, कितनी अंदर तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर पानी अगर बढ़ता जाता तो वो हाइट उस मतलब जैसे कि गहराई बढ़ती जाती है तो ऊपर पानी यहाँ पर ज्यादा होता जाता है, और अंदर जाएंगे तो और पानी यहाँ पर हो जाएगा, और अंदर जाएगा और पानी हो जाएगा, तो वो अंदर की तरफ क्या करता है, दाब लगाता है। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि ये दाब लगाता है पानी, ठीक। कितना दाब लगाता है ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, HDG से निकाल सकते हैं कि पानी उसकी कितनी हाइट है और पानी की क्या डेंसिटी है और ग्रेविटी क्या है, तो उसको हमने निकाल लिया। अब जब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई कि इस पे इतना प्रेशर लग रहा है, हमारे पास वैल्यू आ गई कि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है, मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है 10 या फिर मान लीजिए 1000 बार का लग रहा है, या फिर पास्कल का लग रहा है, ठीक है, कुछ भी हम ऐसे रैंडम ले सकते हैं। तो 1000 पास्कल का लग रहा है। तो अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर ये मटेरियल से बनाने वाले हैं, इस सेल को जिस मटेरियल से बनाने वाले हैं, तो उसकी जब टेस्टिंग करेंगे तो हम इसके ऊपर 1000 से ज़्यादा, 1000 तो लगने पर तो यहाँ पर तो आ ही गा, लेकिन हमको इससे ज़्यादा मजबूत बनाना है ताकि यहाँ पे जाने पर टूटे नहीं, क्योंकि 1000 में तो टूट ही जाएगा, तो 1000 से थोड़ा ज़्यादा बनाना है। तो हमको इसको लगभग 1100 पास्कल तक झेलने के लायक हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो इतनी मोटी या फिर इतने अच्छे मटेरियल के हम बनाएंगे तब जाकर के यहाँ पर ये फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। उसको समय समय पर टेस्टिंग उसकी करती रहनी होगी कि ख़राब तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मटेरियल भी, क्योंकि धीरे धीरे वो थोड़ा अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज करता है, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ पा रहे हैं? तो पानी का अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा दबाव होता है, ठीक है। इसी वजह से जो समुद्र के नीचे जाने वाले गोताखोर होते हैं, अभी तक वो बहुत नीचे नहीं जा पाए, वो केवल उतना ही जा पाते हैं जितना नॉर्मल वो चीज़ें हैं, जितना वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो अंदर जाएंगे तो उनकी शरीर की पे इतना ज़्यादा यहाँ पे दबाव लग जाएगा कि ये सब अंदर जो रिब्स हैं, आपकी हड्डियाँ सब उसी में पिचक जाएंगी, ठीक है, और उसी में सब आदमी का, ठीक है, हो जाएगा, फिर उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ों को पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। समझ पाए कि नहीं कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा
ये इंटर्न जैसी नहीं लग रही होगी, लग रही होगी कि कोई थ्योरी क्लास चल रही है, बट कोई बात नहीं, आपको ये समझेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया, आप समझ गए कि नहीं समझ गए कि कैसे इसमें दबाव लगता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप समझ गए। चलिए, इसके बाद एक नोट पॉइंट है आपको यहाँ पर याद रखना कि जल में प्रति, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देखिए समझिए, वायुमंडल भी आपके ऊपर एक दाब लगाता है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब आप पानी के नीचे जाते हैं, जैसे कि पानी के अंदर घुसते हो, तो इस पर वो पानी क्या करता है, आपके ऊपर एक प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है आपके ऊपर, चारों तरफ से लगाता है। ठीक, तो आप क्या है, आप कहाँ पर है, आप कहाँ पर है, जैसे कि समझिएगा, ये धरती है, ठीक है, और अगर हम बात करें ये इस गोले की, ये तो आपकी धरती हो गई, और यहाँ पर आप है मान लीजिए। ठीक है, तो आप कहाँ पे है, आप इस गोले के अंदर है, और ये गोला है आपका वायुमंडल। ये क्या है आपका वायुमंडल, और वायुमंडल में क्या होती है, हवा होती है। तो हवा भी एक तरीके की फ्लूइड ही होती है, एक तरीके की बहने वाला पदार्थ ही होता है। तो यहाँ पर फ्लूइड ही होता है, जिसकी वजह से आप भी एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे मछली रहती है पानी के अंदर, वैसे ही आप रहते हैं हवा के अंदर डूबे हुए। देखिए, आप क्या हैं, हवा के अंदर डूबे हुए हैं। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर हवा है, यहाँ पे हवा है। अगर आपको हवा के पार्टिकल दिखते होते तो आपको उनको ऐसे हटा हटा करके चलना पड़ता। ठीक है, क्योंकि आगे की चीज़ें नहीं दिखती, क्योंकि वो पारदर्शी है बहुत, यानी वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो उनको आपको हटा, ऐसे आप जब ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे आपको वो हटते हैं। ठीक है, इधर से उधर भागते होंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखेंगे, जो धूल के कारण है, कभी कभी आप ऐसे धूल होता है तो आप ऐसे हटाते हुए चलते हैं ना, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर हवा के पार्टिकल्स को हटाते हैं। देखिए, जब आप ऐसे कभी बहुत ही तेजी से करेंगे तो आपके हाथों में वो चीज़ महसूस होगी कि कोई चीज़ हट रही है। ठीक है, जैसे आप पानी के अंदर अपने हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको कुछ प्रेशर फील होता है कि यार कुछ बल लग रहा है ऐसे ले जाने में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करने में कुछ बल लग रहा है, जैसे आप तैरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बल लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इसके पार्टिकल बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से हम नॉर्मली देखिए ऐसे हाथ उठा पा रहे हैं, कोई भी ज़्यादा हमको फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये बहुत तेजी से करेंगे तो हमको महसूस होता है कि कुछ ना कुछ है जिसमें लड़ लड़ के ऐसे बगल जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें लड़ने की कोशिश करता है। ठीक, तो हम भी एक तरीके के यहाँ पर वायु के अंदर डूबे हुए हैं, तो जिसके वजह से हवा जो है, जैसे कि यहाँ पर ये धरती है, तो यहाँ से लेकर के हवा यहाँ तक है टोटल, तो ये भी, इसकी भी तो कुछ हाइट है, तो ये भी क्या करती है धरती पर, यानी कि जो इसका सरफेस है मेन, अब कहीं पर कुछ लगेगा कहीं पर कुछ लगेगा, ऑन एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज में यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ उस पर बल लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगता है हमारे ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे किसी भी चीज़ में, जैसे हमारे मान लीजिए कि पाइप ही है, ठीक है, ये मान लीजिए एक तरीके की ग्लास है, तो ग्लास में हमने क्या कर दिया, ऐसे पानी भर दिया। तो जब आप पानी भरते हैं तो आप देखते हैं कि एकदम पानी आपका बराबर रहता है। देखिए, जब आप ऐसे ग्लास में पानी भरते हैं, ग्लास हो गई आपकी, ठीक, अब जब ऐसे पानी भरते हैं तो देखते हैं कि ये लगभग एकदम बराबर है। ठीक है, लगभग बराबर। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने ऐसे पानी भरा और वो ऐसे है, ऐसे है, रहता है क्या, मतलब ऐसे आप ऐसे घुमाएंगे तो अलग बात है, अगर ऐसे करके आप छोड़ देंगे तो क्या ऐसे रहेगा, क्या कभी नहीं रहेगा, वो बराबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि हर जगह जो है प्रेशर ऊपर से, यहाँ पर भी हवा के द्वारा इस पर प्रेशर लगता है। ठीक है, वायुमंडल दाब जो है इस पर लगता है पानी के सरफेस पर, जिसकी वजह से वो पूरा बराबर रहता है। बात समझ पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये टोटल आपका ऐसे बराबर करके दिखेगा। ठीक, तो ये होता है आपका वायुमंडलीय दाब, जो कि हर जगह लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं चेंज होता है, लेकिन आपको जो है लगभग सब जगह सेम दिखेगा। तो वायुमंडल दाब समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि जल में प्रति, अब वायुमंडल दाब क्या है, उसको एक यूनिट मान लिया गया कि एक वायुमंडल दाब इतना होता है। अभी यहाँ पर हम आपको बताएंगे भी कि एक वायुमंडल दाब कितना होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि उसी चीज को रेफरेंस लेकर के ये बताया जा रहा है कि पानी के अंदर क्या होता है। अब दाब को कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लेना पड़ेगा कि किसके हिसाब से नापे, तो यहाँ पर वायुमंडल के दाब के हिसाब से अगर नापे, ठीक, तो वायुमंडल में जितना एक दाब लगता है, पानी में अगर आप 10 मीटर नीचे जाते हैं, 10 मीटर जाते हैं तो एक वायुमंडल दाब की वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर थे
आप यहाँ पर थे, आपको एक वायुमंडल दाब लग रहा था, कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। आप पानी, मान लीजिए कि इधर ये पानी है, ये समुद्र है, ठीक है, इसमें तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अंदर गए, ठीक है, 10 मीटर, तो आपका दाब जो है अब वहां पर 2 लगने लगेगा। पानी की वजह से तो एक ही लग रहा है, लेकिन एक हवा की वजह से लग रहा है ऊपर भी, तो आपका टोटल 2 हो गया, ठीक है। उसके वजह से आप और नीचे गए तो और 3 4 ऐसे चलते गए तो नीचे लगता जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से जैसे जैसे आप पानी के नीचे 10-10 मीटर जाते जाएंगे, वैसे ही वायुमंडल दाब में एक एक की वृद्धि होती जाएगी, एक वायुमंडल दाब आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको क्लियर है तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मैनोमीटर की। किसकी बात करेंगे? मैनोमीटर की। अब ये मैनोमीटर क्या है भाई? मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर क्या है? तो हमने पढ़ा कि दाब लगता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन दाब को मापने के लिए जो हमारे लिक्विड होते हैं उसमें कैसे दाब को मापा जाए, दाब को मापने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बनाया जाएगा ना, तभी तो हम पता करेंगे कि कितना दाब यहाँ पर लग रहा है पानी के अंदर या फिर पाइप के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कितना दाब लग रहा है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए बनाया गया मैनोमीटर। क्या बनाया गया? मैनोमीटर। मैनोमीटर कैसा होता है? जिस तरीके का आप देख रहे हैं, मैनोमीटर बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैनोमीटर में क्या करना है, आपको एक ट्यूब लेना है, पाइप, ठीक है, और पाइप को इस तरीके से कर देना है, ठीक है, और आपको ध्यान रखना एक ऊपर रहे एक नीचे थोड़ा सा, जैसे कि आपने ऐसे लिया, ऐसे, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ऐसे आया और ऐसे घूम करके ये यू शेप बनाएगा और इस तरीके से अब आप इसको किधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप यू शेप ऐसे बना देते हैं तो ये आपका मैनोमीटर तैयार हो गया, ठीक है। बस पाइप रहनी चाहिए खोखली, पाइप कैसी रहनी चाहिए? खोखली रहनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ भेज सकें। तो यहाँ पर ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक, ये कैसे काम करता है इसको समझिएगा। तो मैनोमीटर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, आप छोटी से पाइप लेंगे, पाइप के अंदर पानी भरेंगे या फिर कोई भी चीज़ भर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि कोई दूसरा लिक्विड भी भर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी की आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ भरनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको हवा का प्रेशर चेक करना, तो यहाँ पर आप पानी भर करके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पानी का ही चेक करना है तो इसके जगह यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा कोई लिक्विड जैसे कि पारा हो गया या फिर ऑयल हो गया, वो सब भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि आप पानी ही भर दीजिए, आपके पास पानी होगा तो आप पानी भर दीजिए, ठीक है, सिंपल फॉर्म में अफोर्डेबल है, ठीक है, जिसको आप पा सकते हैं अपने घर पे। तो आप पानी भर दिए, ठीक है। अब जब जैसे ही आप पानी भरेंगे और दोनों कैसे उठाएंगे, मतलब यू शेप है तो इस तरीके से आ जाएगा ना, माला जैसा बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसे इतनी बड़ी पाइप लीजिए और इतनी बड़ी पाइप में पहले पानी भर दीजिए और एक तरफ से निकलने मत दीजिए, और फिर दोनों कैसे पकड़ के ऐसे उठा लीजिए, तो ऐसे यू शेप बन जाएगा। तो आप देखेंगे एक चीज़, और यहाँ पे आप बंद मत कीजिए, अब बंद मत कीजिए, अब दोनों को छोड़े रहिए, ठीक है। अब दोनों को ऐसे छोड़े रहिए, यानी कि ऐसे दोनों निकले रहे ऊपर की तरफ और ऐसे पकड़े हुए। तो अब देखेंगे जो यू शेप आपका दिख रहा है उसमें जो पानी अंदर थोड़ा सा भरा हुआ है, पूरा पानी मत भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो लेवल है इधर वाले का और उसका जो लेवल है इधर वाले का, दोनों का बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का लेवल जो है वो बराबर आ जाएगा, ठीक। तो ये लेवल बराबर क्यों आ जाता है? अब आप इसको चाहे ऐसे कर दीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, कैसे भी वो बराबर लेवल ही रहेगा, ठीक। जैसे कि देखिए, आप इधर ये टेढ़ा देख रहे हो, उधर ये सीधा देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये खुला होना चाहिए, इधर भी खुला होना चाहिए, इधर भी खुला होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से तो ये लेवल में आ जाएगा। यही होता है आपका मैनोमीटर। बहुत ही सिंपल डिवाइस है मैनोमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर बराबर क्यों होता है, ये भी तो क्वेश्चन है। बराबर क्यों होता है? बराबर इस वजह से होता है क्योंकि इधर की तरफ जब ये खुला हुआ है तो इधर की तरफ एयर से, हवा की वजह से, यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर की वजह से एक दाब लगता है। कौन सा दाब लगता है? वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग PO से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, P0 से, ठीक है, P0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? P0। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये आपका दाब जो है इस पे लग रहा है और इधर से दाब इस पे लग रहा है, और जितना दाब इधर से लग रहा है उतना दाब इधर से लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी वायुमंडलीय दाब है, ये भी वायुमंडलीय दाब है, तो दोनों दाब बराबर बराबर लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है एकदम बराबर आपको दिखेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब क्या कीजिए, आपको एक इसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कीजिए, इधर आप थोड़ा सा पाइप साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदी पाइप नहीं लेना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का पाइप नहीं ले लेना है कि आपको नुकसान करे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा मुंह लगा करके ऐसे फूकना है, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, इतना फूकना नहीं है कि ये पानी सब बाहर निकल जाए, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा फूकना है,
और ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा फूका और बस छोड़ देना, आपको लगातार उतना फूक का जो प्रेशर है वो बनाए के रखना है, ठीक है। इसमें तो जब आप उस चीज़ को करेंगे तो ये पूरा पानी जो है इस तरह से ऐसे से खिसकने की कोशिश करेगा, मतलब कि ये चीज़ जो है इधर से घटने लगेगी, इधर से ऐसे घटने लगेगी, वो इधर तक आ जाएगी, ठीक है। ये पानी आपका इधर तक आ जाएगा और जो इधर कम होगा ये इधर की तरफ आगे बढ़ने लगेगा, ये कुछ इधर तक आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ये इधर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इधर जो है, इधर आपने प्रेशर जो है बढ़ा दिया। वो कौन सा प्रेशर लगा दिया, मुंह का प्रेशर, PM मान लीजिए, इसको ऐसे मान लेते हैं, तो ये कर लिया। और इधर कौन सा प्रेशर लग रहा था अभी तक, अभी भी इधर खुला है, तो इधर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। तो लेकिन आपने यहाँ पर जो फूक लगा रहे हैं वो इस प्रेशर से कहीं ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो ये इधर की तरफ टिल्ट कर रहा है, मतलब कि ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है उधर की तरफ खिसक रहा है। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। और ये ऐसे नहीं होगा जैसे ये बनना, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। कैसी वजह, लेकिन रहेगा वो सीधा ही, ठीक। तो यहाँ पर तो ये ऐसे भागने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा जो प्रेशर लग रहा है, जितना हम फूंक मार रहे हैं वो कितना हम यहाँ पर लगा पा रहे हैं, अपना कितना प्रेशर जा रहा है। तो उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसके एकदम बराबर में से आएंगे और यहाँ पर देखेंगे इसके बराबर से यहाँ तक एक हाइट होगी, ठीक है। ये आपकी एक हाइट आएगी, ठीक। ये आपकी एक h आ जाएगी, एक हाइट आ जाएगी। मतलब कि अगर आप यहाँ से नापेंगे, एकदम जीरो से नहीं नापना है, यहाँ से जहाँ तक ये वाला है, ठीक है, यहाँ से आपको नापना है, क्योंकि इधर के नीचे तो दोनों बराबर है भाई, ये भी बराबर, ये उससे मतलब हमको नहीं है, बस एक्स्ट्रा तो यही हुआ है, ठीक है। तो इतना ये जो बढ़ गया है, इतना ये जो बढ़ गया है, ठीक है, वो आपका h है, h हाइट तक बढ़ गया है। तो अब आपको ये जो प्रेशर लगा रहे हैं, मान लीजिए P ही लगा रहे थे, तो जो आप ये प्रेशर लगा रहे थे खुद से, ठीक है, खुद से ही ये प्रेशर लगा रहे थे, अगर आपको इसको मेजर करना है तो ये प्रेशर कितना आएगा, इस चीज़ को अगर निकालना चाहते हैं तो ये जो प्रेशर होगा वो दो प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। कौन कौन से प्रेशर, सबसे पहले आपको एक प्रेशर ये लग रहा है, मतलब कि इधर से आप एक प्रेशर, जैसे आप LHS और RHS नहीं करते हैं, सेम उसी तरीके से, तो इसमें भी LHS और RHS बराबर होता है। तो इधर से आप एक प्रेशर लगा रहे हैं और इधर से आपको दो प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे दो कहाँ से है भाई, एक प्रेशर तो ये लगा रहा है और एक जो ये हाइट हो गई, हाइट की वजह से भी तो प्रेशर लग रहा होगा भाई, ये भी तो चाह रहा होगा। अगर आप यहाँ से जैसे फूंक हटाएंगे ये इधर आ जाएगा, तो मतलब कि वो प्रेशर बना के रखा हुआ है, तभी तो ये इधर आने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रेशर यहाँ और एक प्रेशर इस हाइट की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये वाला प्रेशर निकालना चाहते हैं तो ये प्रेशर किसके बराबर होगा, इन दोनों प्रेशर के योग के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो ये P इक्वल में क्या हो जाएगा, PO यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जितनी हाइट है इसके द्वारा जितना प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, तो कितना हो रहा होगा, h हाइट है तो h कैसे निकालते हैं, गहराई, गहराई या फिर ऊंचाई, ये गहराई भी कह सकते हैं भाई। अगर यहाँ से चीज को नापेंगे तो गहराई, इधर से नापेंगे तो ऊंचाई, गहराई ऊंचाई सेम हो गई, तो h आपकी गहराई हो गई या फिर ऊंचाई हो गई, और घनत्व तो क्या होता है d, और आपका g क्या होता है, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, g, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस प्रेशर को निकालना चाहते हैं तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ये जो भी हाइट हो वो आप मेजर कर सकते हैं स्केल से, और उसके बाद यहाँ पर ये जो भी लिक्विड यूज हो रहा होगा उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, उसकी डेंसिटी आपको दी रहेगी। और यहाँ पर ग्रेविटी एक होगी G, उसको भी आप कैलकुलेट क्या करना, 9.8 होती है, तो 9.8 करके मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप अपने मुंह से कितना प्रेशर लगा रहे थे। बताइए क्या ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ आया, मैनोमीटर की कहानी समझ आई कि नहीं है, इतना अच्छे से बताया, ठीक है। इधर देखिए ये चीज़ इधर से लगा और ये इधर से लग रहा था तो बराबर था, तो ये बराबर शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इधर हमने मुंह से फूंक लगा दिया तो इधर क्या होगा, ये बढ़ करके आगे चलने लगा। तो हमने देखा कि इधर जब ये घट रहा है इधर बढ़ रहा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमने कहा कि RHS और LHS का यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर ये इस तरफ केवल अकेला यही प्रेशर लग रहा है और इस तरफ केवल दो प्रेशर आ रहे हैं, एक ये इसके वजह से और एक इसके वजह से। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आएंगे ये लोग, ठीक है। तो इसको और इसको हमने जोड़ दिया, इसके बराबर आ गए। ये कंडीशन कब है, जब इस तरीके से इधर प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो। अब ये प्रेशर जब हम मुंह से बात कर रहे हैं, ये मुंह से नहीं लगता है,
ये जो प्रेशर है मुंह से भाई हम अपना चाहे तो खुद से भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पाइप के लिए। किसके लिए? जैसे कि पाइप में कोई चीज़ जा रही है, अब समझिएगा, ठीक है, अब समझिएगा। जैसे कि आपके पास में एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पर ये पाइप है, एक सेकेंड, एक पाइप है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये पाइप इस तरीके से है, ठीक है, और इस पाइप से, ये पाइप कहीं कहीं से आ रही है बहुत दूर से, ठीक है, और इस पाइप में क्या जा रहा है? इस पाइप में आपका इस तरीके से कोई लिक्विड जा रहा है, ठीक है। उस लिक्विड का नाम है, मान लीजिए कि यहाँ से आपका कोई ऑयल जा रहा है, तेल जा रहा है, ठीक है, कोई ऑयल जा रहा है, तेल जा रहा है, ठीक है। अब इसका प्रेशर यहाँ पर पता करना है कि प्रेशर कितना है। क्यों प्रेशर पता करना है? क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा तो पाइप कहीं पर फट सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपने सुना होगा, या फिर कभी भी देखा होगा, या फिर कभी भी अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो जो उसमें नल वगैरह लगे होते हैं, तो अगर उसकी पाइप को हम पकड़ लें, जैसे कि यहाँ पर पंप चल रही, अब पंप की इधर आगे बंद कर दे तो इतना ज़्यादा इधर प्रेशर हो जाता है कि ये पाइप आपकी फट जाती है, ठीक है, या फट सकती है, आपको अंदाजा हो पा रहा है। तो क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे कि कितना प्रेशर पे हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर ये हमको मिल जाए, वार्निंग आ जाए कि नहीं नहीं ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, जल्दी से कम करो, जल्दी से मोटर बंद करो, या फिर कुछ भी उसको करो, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, यहीं पर पाइप को यहाँ पर थोड़ा सा होल करते हैं, और होल करके यहाँ पर होल करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर होल करके हम एक, यहाँ पर होल करते हैं, और होल करके हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इस तरीके से होल करके एक हम मैनोमीटर यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब आप इस चीज को समझिएगा। चलिए, बनने में तो थोड़ा सा ये ऐसे हो गया है, बट समझेंगे अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो इसको हटा दे, क्या इसको हटा दे? चलिए, ये चीज समझ गए तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर घुमा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सोचते हैं अच्छा बने यार, चलिए बेइज्जती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से हो गया, और यहाँ पर ये जो ये वाला पाइप रखा जाता है, ये इसके हाइट से ऊपर ही रखा जाता है, क्योंकि अगर नीचे रखेंगे तो पानी तो ऐसे ही बहने लगेगा फिर, ठीक। और यहाँ पर कोई एक लिक्विड भर दिया जाता है, जो कि हमने बताया कि जैसे पारा हो सकता है आपका, कोई ऑयल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भर देते हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मली हमने इसको भर दिया। और जब तक यहाँ पर पानी में, इसमें पाइप में कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली है, पानी बंद है, तब तक ही आपको बराबर दिखेगा। क्यों? क्योंकि इधर से भी खुला हुआ है, तो ऐसे हवा जा करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही होगी, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन जैसे हम इसको चालू करते हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विड है, जो भी जा रहा है, वो गैस भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है, वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, कोई पानी भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो अब वो यहाँ से जाएगी तो इधर जगह पाएगी, तो इधर भी आएगी, ठीक, क्योंकि गैस है या पानी है, तो अगर भाई जगह पा रहा है तो उधर बहने की कोशिश करेगा, पाइप लगी है। तो जब ये इधर आएगा तो ये इस पर क्या करेगा, एक प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा। कितनी प्रेशर? जितने से ये इधर आ रहा होगा वही प्रेशर इसमें लगाने की कोशिश करेगा। तो जब ये इसमें प्रेशर लगाएगा तो मान लीजिए कि ये चीज़ जो है ऐसे खिसक करके यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। और ये चीज़ जो है आपका बढ़ करके लगभग यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे मेजर करेंगे कि इस पानी में, मतलब ये जो हमारी लिक्विड बह रही है, इसमें कितना प्रेशर है? तो हमने कहा कि ये जो हाइट है, ये वाला नीचे वाला है, इसका और ये जितना ये डिफरेंस आ रहा है हाइट का, उसको ले लीजिए। और यहाँ पर हमको प्रेशर मेजर करना था, तो प्रेशर इसमें इसी की तरफ लग रहा है, पाइप में जा रहा है, तो कितना प्रेशर लग रहा है वही मेजर करना है। तो ये जो प्रेशर आएगा वो कैसे मेजर करेंगे कि इधर हमको पता है कि खुला हुआ है, तो जब खुला हुआ है तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसके वजह से जितना प्रेशर लग रहा होगा HDG, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका इस प्रेशर के बराबर आएगा, तो यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन एक और ये हो सकती है कि हो सकता है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो, एटमॉस्फेरिक से भी कम हो। तो ये क्या करेगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको उधर की तरफ ठेल करके ले जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, उधर की तरफ ठेल करके ले जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो है प्रेशर इसका बहुत ही कम था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ तक आ गया, जो हमारा लिक्विड था अभी तक बराबर था, वो ऊपर इधर चढ़ गया और इधर नीचे आ गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। देखिए फिर से इस तरीके से यहाँ पर हो गया, तो इधर जो है कम हो चुका है, इधर बढ़ चुका, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इससे भी कम है, एटमॉस्फेरिक से भी कम है, वहाँ पर थोड़ा बहुत वैक्यूम है वहाँ पर, ठीक है। तब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट तो ये वाली अपनी निकाल लेंगे,
ठीक है, हाइट तो ये वाली अपनी निकाल लेंगे और फिर से यहीं पर LHS और RHS वाली बात करेंगे, LHS और RHS वाली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रेशर है वो कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि ये प्रेशर, अगर आप इस चीज़ को उल्टा मान लीजिए, सोचिए फिर से इसी चीज़ को आप उल्टा मान लीजिए कि इस चीज़ को हम ऐसे पलट रहे, इसको हम मेन प्रेशर मान लें, तो मेन प्रेशर इधर लगा रहा है और इधर से दो प्रेशर आपको लग रहे हैं, एक ये वाला P और एक ये वाला H के द्वारा लग रहा होगा। तो अगर इस चीज़ को उल्टा आप मान लीजिए तो आपका फॉर्मूला ऐसा नहीं आ जाएगा कि P यहाँ पर ये O बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या आ जाएगा आपका, इधर का प्रेशर जो ये P लग रहा था और जो HDG के द्वारा लग रहा था, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए समझिए थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना तो ये वाला था, तो अब आप क्या कीजिए, इस चीज़ को इधर भेज दीजिए, तो इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो इसमें माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा P0HDG आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे नहीं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि इधर से एक प्रेशर लग रहा था और ये प्रेशर जो है दोनों, ठीक है, दोनों में से इसको घटाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है, तो ये टोटल है और इतना और लग रहा था तो उसमें से हमने उसको घटा दिया। या फिर आप सिंपल समझिए, ऐसे ही सिंपल समझिए कि आप इस चीज़ को ना उल्टा समझिए, इधर से मत निकालिए, इधर से निकालिए। तो इसमें आप क्या देख रहे थे, इधर से देख रहे थे कि ये जो प्रेशर है, जो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक वाला है, यानी कि P0, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इधर दो प्रेशर आपको लग रहे हैं, एक तो इधर लग ही रहा है, इसके वजह से जिसको आपको कैलकुलेट करना, लेकिन मान लीजिए कि लग रहा है, ठीक है, और आपके ये इसके द्वारा, ये जो हाइट है इसके द्वारा भी एक लग रहा होगा इसी पे, क्योंकि ये इधर दोनों को ठेल करके लाया हुआ है ना। तो इसको कर दीजिए आप P और HDG के बराबर, HDG के बराबर। अब आपको निकालना तो P था, तो P को आप निकालना था, HDG को उधर भेज दीजिए, फॉर्मूला आपका बन जाएगा P बराबर PO, और यहाँ पर ओ इसको क्यों बोल रहे हैं बार बार, और इसके बाद ये आपका ये बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरीके से रहेगा तो माइनस करिए, और उस तरीके से रहेगा जो इधर पड़ रहा था तो आप यहाँ पर प्लस कीजिए, ठीक है, आपका यहाँ पर प्रेशर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इन दोनों कंडीशन को बना लीजिएगा, मतलब कि एक बार इधर ऊपर करके ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये वाला, और एक बार इस तरीके से करके ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं वो भी समझ गए, पानी में करते हैं किसी भी लिक्विड को प्रेशर को निकालने के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है वायुमंडलीय दाब। हमने कहा कि वायुमंडलीय दाब को भी हम बताएंगे। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, यह दाब जो होता है 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर कहने का क्या मतलब है कि 76 सेंटीमीटर का मान लीजिए कि यहाँ पर हाइट का 76 इतना मान लीजिए कि कितना है 76 सेंटीमीटर मान लीजिए है, और क्या भरा हुआ है इसमें भरा हुआ है पारा। क्या भरा हुआ है, पारा नहीं जानते, मरकरी, ठीक है, मरकरी भरा हुआ है। तो वो जितना यहाँ पर प्रेशर लगा रहा होगा, यहाँ पर जितना प्रेशर लगा रहा होगा उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, 76 सेंटीमीटर काफ़ी होता है, 76 सेंटीमीटर काफ़ी होता है, ध्यान रखिएगा। 76 सेंटीमीटर लगभग आपका 1 मीटर के करीब है, तो 1 मीटर लगभग आपका इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो 76 तो इतना बड़ा हो ही जाएगा, तो इतना ज़्यादा मरकरी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहे होगी भाई, उसका वजन होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर पारा जो लगा रहा होता है प्रेशर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब इसमें पता चल गया कि हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पर 76 सेंटीमीटर है। तो 76 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद डी यानी कि डेंसिटी इसकी होती है, देखिए याद कर लीजिए ये चीज़, ये इसकी डेंसिटी होती है 13.6 × 10 की पावर 3, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद डेंसिटी हो गई, ये आपका जी की वैल्यू हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए कि एक यहाँ पर आपका जो होता है वायुमंडलीय दाब जो होता है इतने के बराबर होता है 1.013 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रखिए। इसके बाद नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट है द्रव में H गहराई पर कुल दाब। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो द्रव में H गहराई पर कुल दाब कितना होता है, द्रव में अगर कोई चीज़ है तो उस पर कितना दाब लग रहा होगा कुल, ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। एक तो ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर द्रव है, ठीक है, द्रव से भरा हुआ है, ये जल से भरा हुआ है ये,
ठीक है, ये जल से आपका भरा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में कोई एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु है। तो अब हमने यहाँ से यहाँ तक देखा, इसकी हाइट कितनी है, h है, कितनी हाइट h है। तो हमने यहाँ से इस सरफेस से जब इसका यहाँ पर निकाला, इस सरफेस से निकाला कि कितना इस पर प्रेशर लग रहा होगा, तो हमने देखा एच डी जी लग रहा होगा, एच डी जी लग रहा होगा, हाइट इंटू यहाँ पर आपकी डेंसिटी और इंटू आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जी स्मॉल जी, तो ये लग रहा होगा। लेकिन ये कुल आपका दाब नहीं है, ये दाब है केवल पानी के द्वारा जो लग रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे कि कुल दाब कितना लग रहा है उस पर, तो ये ऊपर से भी तो कुछ दाब लग रहा था आपका, हवा भी तो पानी के ऊपर दाब लगा रहा है। देखिए, ये दाब तो पानी के द्वारा है, ये तो दाब जो है आपका लिक्विड के द्वारा लग रहा है उस वस्तु पर। लेकिन इस पानी को भी तो कोई ठेल रहा होगा, पानी को भी तो ऊपर से कोई दबा रहा है। कौन सा दबा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका कुल जो आएगा वो इधर भी नीचे की तरफ दबाया जा रहा है, इधर फिर से दबाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा एच यहाँ पर 0, ठीक है। एच 0 कहाँ से आ गया भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, P0, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक। तो यह चीज आ गई। तो कुल दाब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ेंगे, तब इसके बाद बताएंगे कि कुल दाब कितना लग रहा है। क्लियर है। चलिए, तो इतनी चीज़ों के बारे में आप समझ गए, यहाँ पर जान गए कि इसको क्या क्या करना है, कैसे कैसे आप क्वेश्चन लगाने हैं। अब जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें और अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हटाया जाए, फिर क्वेश्चन किया जाए। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके इसको लिख ही लीजिए। चलिए इधर का कुछ चीज़ें लिख देते हैं। इसमें क्या था, PO था, ओ नहीं है, 0 है। चलिए तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको आपको लिख लेना। और कुछ चीज़ों को और एक बार बता देते हैं, फिर इसको हटाते हैं। देखिए लिक्विड में क्या होता है, कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि लिक्विड में सबसे पहली चीज़ होती है कि ये जिस भी पात्र में भरा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भरा हुआ है ना, यहाँ पर भरा हुआ है, जैसे इसे लिक्विड भरा हुआ है पूरा टोटल, तो ये हमेशा इस पर ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, बाहर की तरफ, ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ। लिक्विड कभी भी अंदर की तरफ ये फोर्स नहीं लगाएगा। देखिए अगर नीचे भी इस पर लगा रहा तो ये बाहर ही जाने के लिए लगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फोर्स ऐसे जो लिक्विड है घूम करके इधर की तरफ लगा रहा होगा, कभी नहीं लगाएगा। वो हमेशा बाहर की तरफ ही फोर्स लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा, बाहर की तरफ ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, कि उस जिसमें भरा उसको तोड़ कैसे बह जाए, ठीक है। जैसे कि आप ये चीज़ जानते होंगे कि आप जब किसी भी पॉलीथीन में अगर पानी को भरेंगे, लिक्विड को भरेंगे, तो आप देखते हैं कि उसमें ऐसे ऐसे फैल जाती है पूरी की पूरी, ऐसे भागने की कोशिश करती है। और जैसे अगर कहीं से लीक हुआ वो फिर बाहर भागने भी लगती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे यहीं पर कहीं पे लीक कर दे, तुरंत बाहर भागने लगेगा, ऐसे तुरंत बाहर भागने लगेगा, ठीक है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। जिस भी चीज़ में रखी होती है दीवारों पर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए एक चीज़ और है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको याद रखना है कि अगर कोई लिक्विड जैसे कि यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है, कोई लिक्विड यहाँ पर है, ठीक, कोई लिक्विड है। अब देखिए यहाँ पर लिक्विड से अगर हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए कि H हाइट की बात हो रही है कि इस पॉइंट पर कितना बल लग रहा हो, मतलब कितना दाब लग रहा होगा, तो हम कहेंगे HDG लग रहा होगा, HDG लग रहा होगा, ठीक है, यही लग रहा होगा। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर कितना लग रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हमने हाइट नापी, देखी H ही है, तो यहाँ पर भी HDG ही लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने नापी तो यहाँ पर हमने देखी कि H ही है हाइट। तो अगर हाइट बराबर है तो कहने मतलब है कि अगर एक क्षैतिज तल आप देखेंगे, क्षैतिज तल का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तल सेम, मतलब कि यहाँ से यहाँ हमेशा H ही हो। अगर हाइट H ही है, बराबर है, तो उस पर लगने वाला जो बल हो, जो हमारे दाब होगा, वो क्या होगा, हमेशा हमेशा बराबर होगा, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है कि आप सोचे कि हम इस तरीके से बना दे, और जैसे कि पानी है, मान लीजिए कि ये आपका पानी इधर है ऊपर, और आप लाइन इस तरीके से खींच दिए, आपसे पूछ रहा है या फिर ऐसे डायग्राम दे दिया कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक A है और एक B है। बताइए A पर ज़्यादा लग रहा होगा कि B पर ज़्यादा लग रहा होगा? यहाँ पर प्रेशर किस में ज़्यादा लग रहा होगा, प्रेशर किस में ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हाइट कम है, हाइट कम है। अब नीचे से मत हाइट नापिएगा, इसके सतह से नापना, यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ से ये गहराई कितनी है, कम है, और यहाँ पर कितनी है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा ना, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा। तो इस तरीके से, लेकिन अगर ये चीज़ बराबर है, यहाँ पर ये एकदम क्षैतिज का बराबर है, तो यहाँ पे हर एक जगह, उस पॉइंट पे हर एक जगह
क्या लग रहा होगा, बराबर बराबर दाब लग रहा होगा। बात क्लियर है। चलिए अब इसके बाद एक चीज़ बात करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही तरह तरह के कन्फ्यूजन उठते हैं, भाई साहब क्या किया जाए। तो उसमें क्या है कि एरिया की बात यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पर ये प्लेट एकदम सतह है, बड़ी सी टेबल है, ऐसा टेबल, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल रखी है, इसमें एक बर्तन रखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इस पे एक यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है इस तरीके से, ये बर्तन हो गया, ठीक है, ये हमारा बर्तन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं नहीं तो गंदा लगेगा। चलिए ये बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये कितना, ये h हाइट है, और यहाँ पर ये कुछ ना कुछ दाब लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा इस हाइट पे, हर एक जगह पर लगाते हैं पानी, लेकिन हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा बर्तन है, ठीक है, इस पे जो है, जो पानी है आपका वो उसी के एकदम लेवल के भरा हुआ है, जितना इसमें लेवल भरा उतना इसमें भरा हुआ है, ठीक है, और एकदम सेम वही हाइट तक का नीचे है, ये हाइट h ही है। तो अब आप बताइए क्या यहाँ पे दोनों में समान दाब लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, समान दाब लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, क्या आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर समान दाब लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चौड़ा बहुत है, यहाँ पर ये पतला है, ठीक है, तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आ सकता है, इसके दबाव में, इसके दाब में क्या कोई चेंजेस आ सकता है? तो इसका आंसर है सीधे सीधे नहीं। क्या इसका सीधे सीधे आंसर नहीं, क्योंकि बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर यहाँ पर जो दाब होता है उसका तो उसका जो फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये चीज़ इसके लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आप इस तरह से आएंगे, क्योंकि ये पूछ दूसरी चीज़ रहे हैं और क्वेश्चन उनका कुछ और है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन दूसरा है और कॉन्सेप्ट किसी चीज़ और का दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये लिक्विड के जैसे जब इस चीज़ को सॉल्व करके आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और इससे एक स्टेप पहले देखेंगे तो ए का निपटारा हो चुका था, एरिया का निपटारा हो चुका था। तो ये डिपेंड नहीं करता कि इसका एरिया कितना है, ये डिपेंड नहीं करता कि इसका यहाँ पर कितना लंबा चौड़ा पानी है हमारे पास, ठीक है, बस वो डिपेंड करता है कि अपनी सतह से कितनी गहराई पे है। बात समझ पा रहे हैं? और उसके घनत्व पर और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है कि वो कितना है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों में बराबर जो है आपका दाब लगेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्लियर करके रखिए और इसके बाद हम लोग लगाएंगे इसके क्वेश्चन और इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे आज की ही क्लास में, सारे क्वेश्चन वोश्चन लगा करके इसको पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना था, कैसे करना था स्क्रीनशॉट, चलिए इधर का जो काटे उटे हैं लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या था, ए था, यहाँ पर भी ए था, ये SDG है, इसे बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी लिख दिया ताकि हम लोग का समय बचे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मेज पर 22 kg भार का एक शंकु रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो इन चीज़ों का थोड़ा डायग्राम बनाते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए एक मेज है और मेज पर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से शंकु, ठीक है, इस तरीके से शंकु रखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि जिसकी आधार की त्रिज्या भी बताया गया है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या भी बताई जा रही है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है आपकी 22 सेंटीमीटर की, कितनी है 20 सेंटीमीटर की, कितनी है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेज पर कितना दबाव लग रहा होगा। भाई अगर कोई चीज़ मेज पर रखी हुई, जैसे कि इसको ऐसे रख दे मेज पर,
तो कुछ ना कुछ तो दबाव लग रहा होगा ना हमारे हाथों पर। अगर यहाँ पर रखते हैं तो जैसे कि हमको तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसको किसी भी छोटे चीज़ के ऊपर रखें, जैसे कि मान लीजिए कोई नाजुक चीज़ हो उसके ऊपर रखें तो वो टूट सकती है, ठीक है, या फिर वो टेढ़ी हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इस पर दाब लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो कितना लग रहा होगा, तो दाब का जो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड की बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है, और जब लिक्विड की बात नहीं हो रही तो वहाँ पर HDG वगैरह ये सब आपका नहीं आएगा। तब वहाँ पर सिंपल आपका फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, वहाँ पर आपका आएगा कि P बराबर F/A, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपका क्या है, फोर्स आपका पता ही नहीं है, तो फोर्स भी आपको नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पर इसका क्या दिया है, इसका m दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कितना दिया है 22, ये कितना दिया है 22 kg का है। कितने का है, 22 kg का है। तो 22 kg का जो कोई भार है, ठीक है, वो कितना नीचे फोर्स, नीचे की तरफ ही तो फोर्स लगाएगा भाई। ये किधर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ ही तो फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसको कौन खींच रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है। तो फोर्स बराबर हमको पता है कि m इंटू ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि फोर्स इक्वल क्या कर सकते हैं, m इंटू ए, और ये एक्सेलरेशन वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई ऐसा एक्सेलरेशन तो है नहीं, धरती के द्वारा है, तो धरती के द्वारा एक्सेलरेशन क्या लगाया जाता है, जी। तो एक जगह हम जी रख देते हैं, उसके बाद ए, तो ए रहेगा, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब सिंपल सा आंसर। m क्या है आपका 22 है, और g आपका कितना है, जी आपका 9.8 है। और आपका एरिया क्या आएगा, देखिए एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये एक शंकु है और शंकु के नीचे का सर्कल होता है पूरा, ठीक है। और मेंसुरेशन में हमने आपको पढ़ा है कि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का πr², आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। तो पाई की जगह पाई रखिए, और r² यानी कि आपका r क्या है, आर आपका यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर सेंटीमीटर में करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इस चीज़ को निकाला, यहाँ पर अभी फोर्स निकाला, तो देखिए हमने m इंटू ए किया, ठीक है। तो ये आपका ए किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है ना। जी की वैल्यू क्या होती है, देखिए m की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली है, kg में ली है, m की वैल्यू kg में ली है, और g की वैल्यू यहाँ पर हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ली है। तो ये दोनों में ली है। तो जब हम इसको एरिया को सॉल्व करेंगे तो इसका हमको किस में लेना पड़ेगा, मीटर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो यूनिट बनेगी। और ज़्यादातर हम जब कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालने का, तो उसको बेसिक फार्मूला जो उसका SI यूनिट होती है वहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये दोनों मिल करके तो न्यूटन हो जाएंगे भाई। फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, न्यूटन हो जाती है, अगर हम इसको kg में लेते हैं और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेते हैं तो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जब न्यूटन में आ गया तो इसको हमको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, तभी तो टोटल इसका जो यूनिट आएगी हमारे इसके प्रेशर की, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाए। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। और हमारे ऑप्शन में देखिए यही चीज़ का तो झंझट है, यहाँ पर देखिए कुछ यूनिट लिखी है, कुछ यूनिट तो कौन सी आनी है, तो हम एक बार बेसिक अपनी निकालेंगे पास्कल वाली, बाद में अगर नहीं आएगा तो उसमें चेंजेस करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पास्कल में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका न्यूटन में आएगा, तो इसको आपको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमको जो त्रिज्या दी गई है वो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करने के लिए 100 से अगर हम डिवाइड कर देते हो तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाती है, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा भाई, πr²। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब कट करेंगे, तो पहले इसको कट कर सकते हैं और इसको यहाँ से कट कर सकते हैं 1 और 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई बटे यहाँ से आ जाएगा 25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो पाई हो जाएगा, और 5 का करेंगे 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो पाई नीचे रह जाएगा और जो 25 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 22/7, तो 22 नीचे ही रह जाएगा, 22 आपका नीचे ही रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर अपॉन में है। तो अब इसके बाद 22 से 22 आपका कट जाएगा, टोटल बचेगा 9.8 इंटू 25 इंटू 7, ठीक है। तो इन तीनों का सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू आएगी 1715, ठीक है, ये करके आएगी आपकी वैल्यू। और ये किस में आएगी, ये आपकी वैल्यू आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो ये कह दीजिए या फिर आप पास्कल कह दीजिए, PA। तो देखिए क्या आपके ऑप्शन में ये चीज़ है आपके ऑप्शन में, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ अ राइट आंसर।
ओके ठीक है। अब इसमें आपको पता चल गया कि ये वाला सही हो गया, क्यों? क्योंकि आपने यूनिट सही रखी है, आपने देख करके रखी है। अगर आप कन्फ्यूज हो जाते यूनिट में तो फिर आंसर आपका गलत हो जाता। और ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि यार यहाँ पर ऑप्शन वही है, यहाँ पे ऑप्शन वही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई हो, तो वो कुछ ना कुछ लगा के चले जाते हैं, वो गलती हो जाती है। तो आप अपना सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो है उसको लगाइए, ठीक है। टीचर इस तरीके से क्वेश्चन बनाता ही है कि आप उसको ना कर पाए, ठीक है, उसमें फंस जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब? व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्र का जल, समुद्र के जल का घनत्व कितना है? 1 इंटू 10⁻3। क्या लिखने की जरूरत थी? 1, ठीक है, 10⁻3 भी लिख सकते थे। तो 1 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब हो। ध्यान रखिएगा, घनत्व अगर इसमें दिया गया है तो आप हर चीज को मीटर में लेंगे और केजी में लेंगे, ठीक है। देखिए मीटर और केजी में दिया गया है हो, तो समुद्र में ध्यान से देखिएगा, तो समुद्र में 10 मीटर की गहराई पर जल का दाब क्या होगा, है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र के 10 मीटर गहराई की बात हो रही है। कितने मीटर? 10 मीटर गहराई की बात हो रही है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो दाब लग रहा होगा समुद्र के जल के द्वारा वो कितना होगा। तो हमने बताया कि इस पॉइंट पर निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज HDG, ठीक है, यानी कि इसकी हाइट पता होनी चाहिए जो कि है 10 सेंटीमीटर, नहीं 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। और दूसरा आपको पता होना चाहिए इसकी डेंसिटी, डेंसिटी आपको दिया है 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 ही लिख सकते हैं क्योंकि 1 से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कितना दिया है? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए तीसरी चीज जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब हर चीज देखिए यहाँ पर मीटर में है, कोई दिक्कत हमारी नहीं होने वाली है, ठीक है। मीटर में है, केजी में, तो हम इसको सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूले में रख करके ला सकते हैं। अब इसको जो नहीं आ पा रहा है उसको क्या ही किया जाए, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये भी समझ लीजिए, जो यहाँ पे तीनों मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो यूनिट आपकी आएगी वो किस में आएगी? वो आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगी, ठीक है। किस में आएगी? इसके पहले हमने न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखा था क्या? अगर लिखा होगा तो उसको ठीक कर लीजिएगा, जैसे हमको याद है कि हमने मीटर स्क्वायर ही लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ ये हो गया। चलिए तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको हर चीज़ पता है, तो हम रखेंगे h की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू कितनी है? 10⁻3 है और g की वैल्यू कितनी है? 9.8 है, इतनी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम यही रहने देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, है ना। 9.8 था तो ये 98 हो जाएगा, और इंटू में 10⁻3, और ये किस में आएगा वैल्यू? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और हम कितना, ये कैसे श्योर है कि इसी में आएगा, ठीक है, ये कैसे श्योर है किसी में आएगा? तो यहाँ पर हमने क्योंकि हर एक वैल्यू इसको मीटर में रखा हुआ है और यहाँ पर इसको केजी में रखा हुआ है, तो इस वजह से ये किस में आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। बात क्लियर है? चलिए, तो क्योंकि हमने देखा था ना HDG के, जो HDG कहाँ से आया था? P = F/A से ही तो आया था, P = F/A से ही तो आया था, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया से ही तो सॉल्व करके यहाँ पर अभी हमने लाया था, यहाँ से यहाँ तक HDG आया था, ठीक है। तो उसकी यूनिट तो वही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। चलिए ध्यान रखिएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पर ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है, व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन लिखा रहता है ना तो बड़ी जल्दी सॉल्व होता है और बहुत मज़ा आती है, ठीक है। मन करता है कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन क्वेश्चन लिखने में भी समय लगता है, फिर इस तरीके से साफ सुथरा, है ना। और अगर कोई इस तरीके से स्क्रीन आ जाए कि बस हाँ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तो फिर जल्दी जल्दी सॉल्व, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व। खैर कोई बात नहीं है, अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करते भी हैं, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं पहले, और कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लिए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है थोड़ा सा, है ना, जैसा कि इस वाले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, गुमराह कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है, घुमाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हम यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आने वाली है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, आपके ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आगे, ठीक है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि 2 मीटर लंबी एक नली, यहाँ पर ये एक नली है 2 मीटर की, ये जो नली है ये 2 मीटर की है, ध्यान रखिएगा। कितने की है ये?
ये है आपकी 2 मीटर की, ठीक है। ये कितनी है? 2 मीटर की एक नली है जिसमें 800 केजी पर मीटर क्यूब, फिर से देखिए यहाँ पर 800 केजी पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब में यहाँ पर इसका घनत्व दिया गया है, यानी कि हर चीज़ को हमको मीटर और केजी में लेना है, ठीक है। तो घनत्व वाला द्रव भरकर चित्रानुसार रखा गया है, मतलब कि इसमें ऐसा भरा गया, इतना द्रव भरा गया जिसका घनत्व कितना है? 800 केजी पर मीटर क्यूब है, और उसको इस तरीके से ऐसे उड़गा करके रख दिया गया है। गाँव में कहते हैं उड़गा करके रख दिया, मतलब ऐसे कि उसको ऐसे टिका करके, टेढ़ा करके रख दिया गया, टिल्ट करके, ठीक है। तो चित्रानुसार रखा गया है। उसके बाद क्या है कि यदि वायुमंडलीय दाब 1 और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये वायुमंडलीय दाब जो है 1.01 × 10⁵ इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इसकी यूनिट हमेशा होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का दाब होता है, तो यूनिट तो वही रहेगी, ठीक। तो इसको आप याद रख लीजिए, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ना दे, तो नहीं देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो इसका वायुमंडलीय दाब यहाँ पर दिया है, और हो तो, और क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, उसके बाद मतलब चेंज होता है वो अलग अलग हिसाब से, ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज यही रहता है। उसके बाद क्या है कि नली के तली पर नली के तली पर क्या बात, नली के तली पर कुल दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। नली के तली पर, नली की तली कहाँ है भैया? यहाँ पे है, नली की तली यहाँ पे है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितना दाब लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना दाब लग रहा होगा आप हमको बताइए, सोचिए कितना दाब लग रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा फिर से यहाँ बनाते हैं, हो सकता है आपको उधर ना दिख रहा हो, किनारे हो थोड़ा सा। तो अगर हम इस चीज़ को बनाएंगे तो इस तरीके से जो है चूहा भी हमारे क्लास में आ चुका है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। वो भी बनेगा इंजीनियर, और पूरे ज़मीन को खोद डालेगा, सुरंग बनाएगा, ठीक है। सुरंग बनाने का इंजीनियर बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से द्रव इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से द्रव इसमें भरा हुआ है। तो अब होने क्या वाला है कि इसमें देखिए 2 तरीके के जो है दाब लग रहे होंगे। एक दाब लग रहा होगा इधर से एक दाब लग रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके ऊपर लग रहा होगा? इसके सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर। और ये जो जितना ये लिक्विड है वो खुद इसके ऊपर लगा रहा होगा। मतलब कि अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर अल्टीमेट 2 तरीके के इस पे दाब लग रहे हैं। एक इस लिक्विड को इधर खुद, और जो पीछे से लिक्विड को थोड़ा, जैसे कि क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने प्रेयर में खड़ा होगा लाइन लगाने के लिए, प्रेयर में से है ना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, ठीक है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, और कर्तव्य मार्ग पर कोई डरता नहीं है, ठीक है, सब दूसरे कर्तव्य पर डट जाते हैं। तो खैर वो अलग बात है, क्योंकि उसको समझना जरूरी है। तो उसमें देखिए होता क्या है, उसमें जैसे कि एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ करके बढ़िया से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा बच्चा इसके पीछे खड़ा होता है, ठीक है, तो वो भी बढ़िया से हाथ जोड़ करके, ठीक है, खड़ा होता है। फिर तीसरा बच्चा यहाँ पर खड़ा होता है, ठीक है, वो भी हाथ जोड़ करके इस तरीके से खड़ा होता है, ठीक है। कुछ तो हाथों नहीं जोड़े होते हैं, और कलाकार होते हैं, एक ठोकर रहेंगे, ऐसे कर रहेंगे। और तो छोटे बच्चों का वीडियो देखो, टॉफी खा रहा है, ठीक है, तो कुछ भी। तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लड़का है, ठीक है, ये वाला आगे वाला, ठीक है, तो इसने जो है थोड़ा सा ठेला, जैसे कि इसने क्या किया, थोड़ा सा इसको पुश किया, इसने थोड़ा सा पुश किया, मान लीजिए कि इसने 5 पुश किया, ठीक है। और अब 5 पुश करेगा तो ये इसका पुश इधर की तरफ जाएगा ही, ठीक है। तो इस पे भी 5 लगा, लेकिन इसने क्या किया, एक और बढ़ा करके कर दिया, एक इसने एक्स्ट्रा कर दिया प्लस में, तो इसके पास जो पहुंचेगा 6 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, 6 उसमें पहुंचेगा, उसके ऊपर दाब लगेगा, और वो आगे पलट जाएगा मुंह के बल। और ये अल्टीमेट जो है इस तरीके से इसकी सिचुएशन आएगी कि जो है वो प्रार्थना करते करते यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन होने वाली है। तो सेम यही चीज़ जो है यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर दाब कितना लग रहा होगा, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो द्रव है वो भी तो दाब लगा रहा होगा, तो टोटल 2 तरीके के लग रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर दाब की बात करें, ठीक है, यानी कि नली के तली पर बात करें, नली के तली पर, चलिए लिखते हैं नली के तली पर नली के तली पर, नली के तली पर दाब की बात करें तो नली के तली पर 2 तरीके के दाब लग रहे होंगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और एक लग रहा होगा आपका इधर एक लग रहा होगा इसके द्वारा, तो वो लग रहा होगा HDG, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की जैसे ही बात आएगी वहाँ पर HDG आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, HDG आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर इसकी वजह से लग रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका P0 तो आपको पता है, क्योंकि दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब जो है
जो है वो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड। ठीक है, लेकिन 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 इसको हम रख सकते हैं क्या, यहाँ पर रख सकते हैं इंटू 10⁵ प्लस यहाँ पर देखिए HDG जो है इसमें कंडीशन क्या है, इसमें दिक्कत भी क्या है। ठीक है, इसमें है कि इसमें हमको 3 चीज़ चाहिए, एक हाइट चाहिए, डेंसिटी चाहिए और ग्रेविटी चाहिए। तो हमको डेंसिटी तो दी है सीधे सीधे मीटर में भी दी है, कोई दिक्कत नहीं, हमको चेंज भी नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर G जो होता है हम 9.8 रख ही सकते हैं, 9.8 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख लिया। अब इसके बाद बात आती है H की। ठीक है, H की, क्योंकि इसमें H में ही पूरा खेला होने वाला है और यहीं पर आपको अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर गए तो ये क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आए नहीं एग्जाम में आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो मतलब कि यहाँ पर H है, इसमें तो कहा गया कि 2 मीटर लंबी, पहले से बता दिया 2 मीटर लंबी, और चित्र इस तरीके से बना करके दिखाया है, चित्र भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि 1.8, देखिए ये चित्र में दिखाया है 1.8, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हम दिखाते हैं। इसकी दिखा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है ये 1.8 है, 1.8 मीटर है। ठीक है, 1.8 मीटर, ये कहीं पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। मेंशन में क्या, क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 मीटर है। और बच्चा सोचेगा अच्छा ये लंबाई इसकी 2 मीटर की है, चलो 2 मीटर ले लेते हैं, और जैसे ही 2 मीटर लेगा वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको जो हाइट लेनी होती है वो इस तरीके से लेनी होती है, सीधा, समझ पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, सीधा हाइट, ना कि ऐसे तिरछा हाइट, तो आपको सीधा लेनी पड़ेगी। तो H यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 आएगा, और D आपका यहाँ पर क्या आएगा 800 आएगा, और G आपका कितना आएगा 9.8 आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, तो H आ गया, D आ गया और G आ गया, उसमें D यही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे करेंगे, अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये चीज़ तो हमारी सॉल्व है भाई, इसको तो हम यही लिखेंगे, और इसके ऑप्शन देखिए यहाँ पर हैं। ठीक, इंटू 10⁵, एक सेकेंड, यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर कोई चीज़ मीटर में, अच्छा ठीक है, देखिए, वाह सर वाह सर, वही हम कब से सोच रहे हैं कि अभी हम मना कर रहे हैं कि वहाँ पर 2 मत लेना, है ना, और हम क्यों यहाँ पर 2 ले लिए हैं, तभी हम सोच रहे हैं कि कैसे कुछ तो लग रहा है सर। देखिए यही होता है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर 1.8 आएगा, है ना, 1.8। तो अब जब आप इन तीनों सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 14112। ठीक है, क्या मिलेगा 14112, इस तरीके से मिलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन बहुत तेज है, ठीक है, इस वजह से आप कर लीजिएगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, अब आगे, तो आगे इसको हटाते हैं, इधर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इधर कोने में लाते हैं, कहाँ पे लाए, चलो हम इन लोग हटाते हैं, ये लोग गंदे बच्चे। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो अब इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करिए, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1.01 इंटू 10⁵, और देखिए इस चीज़ को हम अगर चाहें तो 10⁵ के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर हम 10⁵ में लिख देंगे तो इसको 10⁵ कॉमन ले लेंगे, और ज़्यादातर देख रहे हैं सारे में हमारे 10⁵ ही है, तो हमको भी इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁵ के फॉर्म में। तो क्या हम इसको 0.1 क्या था 0.14112 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अगर आप 5 बार यहाँ पर क्या है 0 है, तो 5 बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये टोटल ये पॉइंट खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल यही आ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10⁵ इसमें भी है, इसमें भी है, तो 10⁵ को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब कॉमन कर लिया तो ये चीज़ यहाँ पर आएगी 1.01, और प्लस में ये इधर 0.14112, इस तरीके से। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, और 10⁵ यही रहनी चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 की जगह 1 रहेगा, इसके जगह ये वाला जुड़ जाएगा 1, और 4 ये 5, ठीक है 112। तो ये आपका आंसर आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, इधर का हटाते हैं ये सब। ठीक है, अब सीधा सीधा लिखते हैं कि नली के तलिए पर दाब कितना होगा, सीधा सीधा। तो देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1.15, आगे के चाहे इधर लिखें चाहे मत लिखें, क्योंकि ज़्यादातर 2 अंक में ही, मतलब 2 अंक तक ही लिखा हुआ है, तो हम यही लिखते हैं। और इंटू 10⁵, क्या आपके ऑप्शन में ये वाला है, क्या आपके नमक में क्या है ऐसा कुछ बोल देना, भुला गया यार, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो
चलिए, तो ये वाला है, ठीक है। तो 1.15 इंटू 10⁵, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये किस में आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज़ मीटर में रख रहे हैं, और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर ये किस में आ रहा है? आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इधर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहले ये वाला लगाएंगे, फिर ये वाला लगाएंगे, है ना। ये वाला इस वजह से लगाएंगे, पहले आपको थोड़ा यहाँ पर समझ में आए कि बैरोमीटर क्या होता है, क्या चीज़ है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको बताएंगे। अब ये ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब ये जगह ही घेरेगा, तो इसको हटा ही देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बैरोमीटर का यहाँ पर नाम आ रहा है। व्हाट इज अ बैरोमीटर? व्हाट इज अ बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक मापने का तरीका होता है। आपके पास में अपने अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। अमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर आपके पास स्केल होगी। स्केल क्या नापती है? स्केल आपका मापन करती है, किस चीज़ का मापन करती है? स्केल मापन करती है लेंथ का, लंबाई का। और ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये फ़ोन थोड़ा सा आवाज़ करने लगा था, कोई बात नहीं। तो फिर क्या है कि कहाँ गया, क्या बता रहे थे? हाँ, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है आपका किस तरीके से होता है और क्या करता है? जैसे स्केल आपकी लेंथ की मेजर करती है, वैसे बैरोमीटर क्या मेजर करता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपके वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जाता है किसी चीज़ पे, उसको मेजरमेंट करता है। कैसे मेजरमेंट करता है? तो उसके लिए देखिए, एक तरीके का सिस्टम बना होता है, हम आपको बता रहे हैं। सिस्टम समझिएगा। इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे एक पात्र ले लीजिए, और पात्र में यहाँ पर कोई भी लिक्विड भरा होगा। कोई भी लिक्विड हो सकता है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कोई ये लिक्विड है, वो लिक्विड है, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिक्विड इस तरीके से हमने भर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? एक उल्टा इस तरह से ऐसे बैरोमीटर जो है ऐसा रहेगा, इस तरीके से लगाएंगे, इसके अंदर ऐसे डालेंगे, और इसके अंदर वैक्यूम है। तो हम इसको जैसे ही डालेंगे, इसको जैसे ही यहाँ पर अंदर की तरफ डालेंगे, ऐसे टेढ़ा बनना है क्या? इसको जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे, ऐसे इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, डाल करके ऐसे रख देंगे, और इधर हम ये ऐसे बंद होगा, ठीक है। तो क्या होगा? अब ये पानी के ऊपर क्या लग रहा है? पानी के ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। कैसा प्रेशर लग रहा है? पानी के ऊपर। भाई, हमने कहा कि हर चीज़ के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया कि धरती होती है, उस पर अगर आप खड़े हुए तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा जो वायुमंडल ऊपर है, वो सब आपके ऊपर दबाव लगा रहा है। और सोचिए कि बहुत कम दबाव लगा रहा है। अगर वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए तो आप ऐसे दब करके, चिपक करके मर जाए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ जो है यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही कम लगता है। तो लेकिन कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर पानी पे लग रहा होगा, तो हम जैसे इसको उल्टा करके रखते हैं, और यहाँ पे वैक्यूम होता है, तो ये दाब की वजह से पानी जो है इधर की तरफ भागता है, और दाब की वजह से भाग करके ये इधर की तरफ इतना दूर, या कहीं पर कभी इतना दूर, कभी कितना दूर, जितना भी उसका प्रेशर लग रहा होगा उतना दूर, इतना, जैसे ये पूरा तो पानी ही था, तो यही पानी जो है इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके ऐसे इसमें घुस करके ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। अब क्यों ये चढ़ जाता है ऊपर की तरफ? क्योंकि इधर ऐसे दबाव लग रहा होता है और यहाँ पर वैक्यूम होता है, तो इस वजह से वो कुछ दूरी तक चढ़ जाता है। तो इसी चीज़ की अगर हम हाइट को मेजर कर लें, ध्यान से समझिएगा, इसी चीज़ की हाइट को मेजर अगर हम कर ले h, और यहाँ पर जो भी हमारा लिक्विड यूज हो रहा है, जो भी लिक्विड यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं, लिक्विड कौन सा यूज हो रहा है, मान लीजिए जो भी यूज हो रहा है, उसकी डेंसिटी और आपका ग्रेविटी g, ठीक है। ये तीन चीज अगर हमको मिल जाती है और इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको एक जो भी प्रेशर हमको मिलता है, वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर पानी हो सकता है, तो जब ये पानी आएगा तो उसकी कुछ हाइट होगी और उसकी कुछ डेंसिटी होगी। अगर आप यहाँ पर पारा लेंगे तो पारा की कुछ हाइट आएगी, कुछ डेंसिटी आएगी। हो सकता है पानी आपका बहुत ऊपर तक चला जाए लेकिन उसका डेंसिटी कम रहे, एक हो सकता है कि आपका पारा यहीं तक रहे लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहे। तो एक चीज़ बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी, उसके हिसाब से अल्टीमेट जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो लगभग इसी के करीब आएगा, जो कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही आएगा, ठीक है। चलिए
चलिए अब क्या करते हैं, आप समझ गए यहाँ पर बैरोमीटर क्या होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक बैरोमीटर पारे के स्तंभ, इसमें पारा भरा हुआ है मान लीजिए, तो पारे के स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 75 सेंटीमीटर है। और हमने आपको बताया था अभी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लगभग 75 सेंटीमीटर का जो है इसके दाब के बराबर होता है, जितना पारा दाब लगाता है, ठीक है। तो वो यहीं से निकलता है। तो 75 सेंटीमीटर यदि पारा, देखिए लिखा हुआ कि यदि पारा का, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व कितना है, 13.6 है, के स्थान पर कोई ऐसा द्रव भर दिया जाता जिसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता, यहाँ पर 0.8 होता। अब 0.8 होने का मतलब है कि वो पारा तो नहीं है, कोई दूसरी चीज है, ठीक है। वो पारा नहीं है, क्योंकि पारे का घनत्व ये होता, तो दूसरी कोई चीज यहाँ पर घनत्व द्रव भर लेते तो ये कितना ऊपर उठता है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो हमने अभी भी क्या कहा, हमने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर ऊंचाई जो है, जैसे कि ऊंचाई जितनी भी हो, जैसे ऊंचाई जितनी भी हो और आपकी डेंसिटी जितनी भी हो, और जी तो लगभग मान लीजिए कि दोनों में सेम रहेगा, तो अगर जैसे ये घटेगा, हाइट मान लीजिए इतनी रहेगी तो डेंसिटी बढ़ी रहेगी। आपको ये देखने को मिलेगी, जैसे इसमें 75 आपको दिखा रहा है, तो इसमें देखिए डेंसिटी आपको 13 दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए डेंसिटी कम कर रहा है तो ये हाइट बढ़ेगी, 75 से तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब वो कितना ज़्यादा होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे तो आएगी, लेकिन हमेशा HDG की जो वैल्यू होगी बराबर, और जो जब दोबारा कोई दूसरा द्रव रखेंगे तो उसके HDG की वैल्यू जो होगी बराबर रहेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही लग रहा है भाई। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप क्या कीजिए कि आप एक बड़ा सा कोई टुकड़ा लीजिए पत्थर का, ठीक है। आप उसको ऐसे ठेलने की कोशिश, मान लीजिए कि आपने उसको 1 मीटर तक खिसका दिया, ठीक है, 1 मीटर तक खिसका दिया, और एक छोटा टुकड़ा लीजिए उसको आपने 1 किलोमीटर तक खिसका दिया, तो लगभग अगर आप उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो मान लीजिए कि उसमें कार्य बराबर आ रहा है। तो आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बड़ा पत्थर था तो आपको कम खिसका, बल तो उतना ही लगेगा। 1 किलोमीटर ले जाएंगे तो उसमें तो बल काफी खर्चा होगा। तो वही चीज इसके साथ है, ठीक है। ये मान लीजिए कम उठेगा, ठीक है, कम उठेगा तो डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। चलिए हम इस वजह से बता रहे थे कि आपका यहाँ पर ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम बराबर क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि जब हम स्टार्टिंग में जब पारा भरा हुआ है तो उसकी जो उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, HDG बनेगा। अब ये HDG किसके लिए है, पारे के लिए है, HG के लिए है। HG अब यहाँ पर कोई दूसरी चीज नहीं है, मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये HG की बात हो रही है, नो, ये HG पारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो हम हिंदी में बल्कि लिख देंगे, भैया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, पारा। चलिए तो पारे की अब बात हो रही है, तो पारे का हाइट कितनी है, 75, और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हम लोग सबको सेंटीमीटर में ही लेते हैं क्या, चलिए मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि मीटर में हमारा ऑप्शन है, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.75। डेंसिटी आपकी कितनी है, डेंसिटी देखिए यहाँ पर है ना, कि यहाँ पर यूनिट दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया, वैसे यहाँ पर ये यूनिट जो होगी ये लगभग इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये आपकी ये यूनिट ग्राम में होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है, तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेम में है तो हम वही रख देंगे। तो डी जो है, डेंसिटी हमारी जो है क्या हो जाएगी, 13.6 हो जाएगी, ठीक है। और जी आपका क्या हो जाएगा, जी आपका 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस अभी इतना रख रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ठीक है। अब चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम इसमें कोई दूसरा द्रव्य भरेंगे तब भी तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होगा, हो सकता है उसकी हाइट कुछ और हो, तो उसकी हाइट को हम मान लेते हैं कैपिटल H। मतलब पहले फॉर्मूला लिखते हैं HDG। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है, अब ये दूसरे द्रव्य के लिए है, ठीक है, द्रव्य के लिए, जो यहाँ पर बात हो रही है उस द्रव्य की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरे कोई द्रव्य के लिए है, तो अब यहाँ पर H की जगह H तो हमको मालूम नहीं है, तो H को हम कैपिटल H मान लेते हैं, और D डेंसिटी इसकी दिया है 0.8, और G आपको दिया है 9.8, ये चीज़ दी गई है। तो अब यहाँ पर ये भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बता रहा होगा, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसमें टेंशन इतनी क्या लेनी है, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम बराबर रख देते हैं तो हमको H की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 0.75 इंटू, अब आप इतना झमेला मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट इसको बराबर रख लीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए इस चीज़ किए हैं, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर आपका हो जाएगा
ठीक है, ये बराबर हो जाएगा h इंटू 0.8 इंटू 9.8। तो देखिए सबसे पहले तो 9.8 9.8 दोनों में सेम है, तो ये तो सिंपल से कट जाएगा। और इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो ये चीज़ जो है यहाँ से हट करके अपॉन में आएगी 0.8। ठीक है, 0.8 आएगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट कर सकते हैं। 8 सत्ते नहीं 18 सत्ते 136, 18 सत्ते नहीं 17 अट्ठे 136, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 17 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपका कितना आएगा लगभग, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए कर ही देते हैं भाई साहब। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, 75 में करते हैं। ठीक है, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगेगा 3 और 7 सत्ता 49 3 51, 50 3 52। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 5 से कम 5 और यहाँ पर आएगा 7, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 7 यहाँ पर 12, तो 1275 यहाँ पर आ रहा है। आपके ऑप्शन में कहीं पर है 1275, है ना, आ रहा है। तो ये जो है आपका आ जाएगा 1275, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी तो था, यहाँ पर पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगी आपकी h की वैल्यू। क्या आ जाएगी? h की वैल्यू। और ये h की वैल्यू किस में आएगी? मीटर में। क्यों मीटर में आ रही है भाई? क्यों मीटर में आ रहा है? क्योंकि हमने इसको मीटर में कर दिया था। ठीक है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये चीज़ समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ठीक है, कि आप कोई भी द्रव भरिए, वो हो सकता है कि बहुत ऊंचाई तक जाए, ठीक है, लेकिन फिर उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना। हो सकता है बहुत कम तक जाए लेकिन उसकी फिर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो टोटल अगर आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तीनों का, तो वो किसके बराबर आएगा? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, चाहे आप कोई भी द्रव लीजिए। जब आप दूसरा द्रव लेंगे तो उसकी डेंसिटी उसकी हाइट आएगी, कोई अन्य द्रव लेंगे तो उसकी हाइट और उसकी डेंसिटी आएगी। जी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी और जी कट जाएगा बार बार। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर याद रखिएगा क्या होता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, पूछेगा नहीं वैसे कभी, कि बैरोमीटर क्या होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का यंत्र होता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को नापने का एक यंत्र होता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बढ़िया से बना देते हैं इसके लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह पानी की गहराई जिस पर वायु के बुलबुले का आयतन, वायु समझते हैं, हवा के बुलबुले का आयतन उस आयतन से 1/3 होगा जो कि सतह पर पहुंचने पर होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि, समझिएगा इस चीज़ को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये पानी की सतह है। ठीक है, पानी की ये सतह, ठीक है, और पानी का ये एकदम गहरा वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना गहरा पानी है। ठीक है, ये एकदम नीचे का उसका तली है। तो क्या हो रहा है कि एक बुलबुला यहाँ पर है, एक बुलबुला यहाँ पर बनता है। बुलबुला समझते हैं? बुलबुला क्या होगा? वायु का बुलबुला। भाई ऐसे बुलबुला आपने पानी में देखा होगा, ऐसे करते करते बाहर निकलता है, ऐसे करते करते बाहर निकलता है ना। तो ये बुलबुला होता है, और इसमें क्या भरा होता है? हवा भरी होती है। ठीक है, तो जो बुलबुला यहाँ पर होता है, अब आपको ये जान करके हो सकता है पहली बार पता चल रहा हो कि जैसे वही बुलबुला यहाँ पर है ना, अब जब ये ऊपर जा रहा होता तो ये बढ़ता जा रहा होता, जैसे कि इतना बड़ा था ना, तो अब जैसे ऊपर जा रहा तो ऐसे बढ़ता जाता है। देखिएगा, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं उसका वो पूरा, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा था ना, जैसे कि ये पानी है पूरा, मान लीजिए इतना गहरा, तो यहाँ पर इतना बड़ा था, तो इसके ऊपर जाएगा थोड़ा बड़ा, 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 और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते एकदम इतना बड़ा। तो इस तरीके से बुलबुला बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है? आप सोचेंगे अगर हवा तो इतनी ही थी, अब यहाँ पर बढ़ क्यों गया? बढ़ इस वजह से गया क्योंकि यहाँ पर इसके सरफेस पे आते आते, यहाँ पर सरफेस पे इसके बहुत ही कम प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर यहाँ पर इसके सरफेस पे लग रहा होगा? सरफेस पे केवल और केवल इसके यहाँ पर केवल और केवल P0, यानी कि आपका यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा
यहाँ पर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर आपका वहाँ पर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत छोटा सा होगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ पर बहुत छोटा सा होगा। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा होगा, क्यों छोटा सा होगा? क्योंकि इसके चारों तरफ से दबाया जा रहा है, इसको चारों तरफ से दबाया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। तो भागने की कोशिश तो कर रहा है, ऊपर तो आ रहा है, लेकिन जहाँ पर उसको चारों तरफ से दबाया जा रहा है। और हमने बताया कि या फिर आप जानिए कि जो हवा होती है, एयर होती है, वो कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है कि वो कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है ऐसे, ठीक है, हवा ऐसे दब सकती है। उसको पकड़ कर ऐसे दबाएंगे तो थोड़ा दबेगी, ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ में हवा, जैसे हम साइकिल का टायर होता है, साइकिल के टायर में हम हवा भर रहे हैं, खूब ढेर सारी हवा भर देते हैं, है ना, निकालते हैं तो बहुत देर तक निकलता है, लेकिन टायर में उतना ही रहता है, तो दब दब तक करके उसमें भर जाते हैं ढेर सारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हवा जो है दब सकती है, हवा जो है आपकी ये दब सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई दबाव रहता ही नहीं, कोई प्रेशर रहता नहीं, तो बड़ा हो जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, इसी चीज़ को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बुलबुला है हवा का जो कि यहाँ पर है, और जब वो सतह पे आता है तो उसके यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। हमने बताया अब वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रेशर इस पर कम हो जाता है, और यहाँ पर प्रेशर अगर ये और नीचे जाएगा ना तो और छोटा होगा, और नीचे जाएगा तो और छोटा होगा, ठीक है। इसी वजह से हम आपको बताना चाहते हैं, इसी वजह से जो मछलियाँ वगैरह होती हैं उनको सांस लेने के लिए ना ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि हवा इधर ही होती है, ठीक है। चलिए, नीचे एकदम सब बुलबुला उलबुला सब ऊपर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। चलिए, तो इसके बाद क्या है कि इसमें बुलबुले का आयतन, ठीक है, पानी की वह गहराई बताइए जिस पर वायु के बुलबुले का आयतन उस आयतन से 1/3 हो जो सतह पर पहुंचने पर होता है। मतलब कह रहा है कि सतह पर पहुंचने पर अगर, देखिए हम मान रहे हैं कि सतह पर पहुंचने पर अगर इसका वॉल्यूम v है, ठीक है, तो इसका जब ये चला था तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर कितना रहा होगा? उसके 1/3 रहा होगा, यानी कि v का 1/3 करेंगे तो v/3 आ जाएगा, ठीक है। v का 1/3 करेंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा? v/3 आ जाएगा। तो v का 1/3 यहाँ पर बता रहा है कि उस आयतन का 1/3 होगा जो कि सतह पर पहुंचने पर होता है। तो सतह पर हमने मान लिया पहुंचने पर v होता है, तो यहाँ पर कितना होगा? v/3 होगा कि नहीं होगा? इस बात से आप सहमत हैं? और आप खुद से भी समझ सकते हैं कि v यहाँ होगा तो v/3 यहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से डिवाइड करने का मतलब 3 बार उसको हमने भाग कर दिया तो छोटा हो जाएगा ना, तो छोटा वाला यहीं पे रहेगा, बड़ा वाला यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब बात करते हैं इसके प्रेशर की, ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रेशर की। तो यहाँ पर इस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? यहाँ पर इस पे प्रेशर लग रहा होगा, एक प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि एकदम सरफेस पे आ चुका है, तो इस पे केवल और केवल एक प्रेशर लग रहा होगा जिसको हम कहेंगे P0, यानी कि आपका वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कहेंगे, P0 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी बुलबुला है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट होगी कुछ, ठीक है। वही हाइट तो आपसे पूछा है कि कितनी गहराई पर 1/3 लगेगा, यही हाइट तो आपको निकालनी है, मेन हमारा क्वेश्चन यही है। लेकिन अब इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए P है। क्या है? यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए कि P है, और सरफेस पे इस पे प्रेशर कितना लग रहा होगा आपको? P0 लग रहा होगा। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इसका वॉल्यूम यहाँ पर ये है, इसका वॉल्यूम यहाँ पर v/3 है, मतलब यहाँ पर v है तो यहाँ पर v/3 है, यहाँ पर प्रेशर P0 है। क्यों है? क्योंकि अब सरफेस पे पहुँच चुका है, सरफेस पे कोई पानी के अंदर तो है नहीं वो, तो मान लीजिए पानी के अंदर, थोड़ा भी पानी के अंदर है, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा कि थोड़ा सा डूबने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उस पर दबाव लगने लगेगा, एकदम थोड़ा सा अंदर है तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ही लगेगा, और यहाँ पर हमने प्रेशर मान लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद यहां पर आता है एक लॉ, एक नियम। किसका नियम? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल क्या कहते हैं? बॉयल ये कहते हैं कि किसी सिस्टम में अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया जाए, टेम्परेचर उसमें चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर हम कहें
तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, बात समझ पा रहे हैं? तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इस चीज को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट k आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम v को इधर भेज दें तो टोटल ये बन करके आ जाएगा PV इक्वल में k, ठीक है। और PV इक्वल k कहने का मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P1V1 इक्वल P2 V2 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट, जैसे कि इस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का समझिएगा, जैसे कि इस पॉइंट पर जो ये आपका ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पर जितना प्रेशर और यहाँ पर जितना वॉल्यूम होगा वो ले लीजिए, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर जितना प्रेशर और वॉल्यूम होगा उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो दोनों बराबर होंगे। ये कहता है कौन सा नियम? बॉयल का नियम कहता है, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम ले लीजिए, इस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम ले लीजिए, यानी मान लीजिए यहाँ पर P1 और V1 है और यहाँ पर P2 और V2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ऐसा नहीं कि प्रेशर और प्रेशर लेंगे तब बराबर होगा, नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा। तो यहाँ से ये चीज आई है, आपको ये याद रखना है सिंपल सा, ठीक है, कि P1V1 इक्वल P2 V2 होता है। अब कहाँ से आया, हमने आपको दिखा भी दिया। चलिए अब क्या करेंगे, यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमको पता है कि P1 हम बात करते हैं इसकी, ये V, इसको 1 पॉइंट मान लेते हैं, इसको 2 पॉइंट, इसको हम 1 पॉइंट मान लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं 1 पॉइंट मान लेते हैं, 1 पॉइंट, और इसको हम मान लेते हैं 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका V1 और ये हो जाएगा आपका P1, ठीक है। तो P1 की जगह हमारे पास क्या है, P0 है, और V1 की जगह हमारे पास क्या है, केवल V है। उसके बाद देखिए P2 की जगह आपके पास में क्या है, P2 को हमने P माना है तो P रख सकते हैं। उसके बाद V1 की जगह क्या है आपके V2 की जगह क्या है, ये हमारे पास में रिलेशन दिया है V/3 का, तो हमने V1 और P1 सब निकाला था, तो बस हमने फॉर्मूले में रख दिया। अब देखिए यहाँ से V और V कट सकता है, ठीक है, और 3 को अगर आप इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3P0 इक्वल में P, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यहाँ पर प्रेशर यानी इसके कहने का मतलब है, जो यहाँ पर रिलेशन बन के आ रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 3 गुना होगा। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 3 गुना होगा। सही बात है, चलिए ठीक है, 3 गुना होगा, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर, ये जो हमारा पॉइंट है 2 पॉइंट, इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, टोटल कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो P है, तो P कितना होगा टोटल, अगर हम कैलकुलेशन, ये तो है यहाँ पर इससे रिलेशन से है, एक तरीके से हम और निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो P लग रहा होगा, यहाँ पर ये जो P लग रहा होगा, हमने कहा कि जब पानी के अंदर कोई चीज़ प्रेशर में लगती है तो उस पर 2 तरीके का प्रेशर लगता है, एक हवा के द्वारा यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, और एक जितना गहराई में है उतने पानी के लिए लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा इसमें, और साथ में इतनी गहराई की वजह से भी, क्योंकि गहराई में है तो गहराई में जाने की वजह से भी उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। वो कितना लग रहा होगा, HDG लग रहा होगा, HDG। और यहाँ पर ये किसके लिए बात हो रही है, जो यहाँ पे पानी भरा हुआ जल की बात हो रही है। ये HDG किसकी बात हो रही है, जल की। कहने का मतलब अगर जो हाइट लेंगे हम जल की लेंगे, डेंसिटी यहाँ पर हम जल की लेंगे, ये चीज ये बता रहा है। बात क्लियर है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर ये जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है, लेकिन हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं दिया गया है। तो जब यही नहीं दिया गया तो फिर हमको निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इस P को हटा करके इसके जगह यहाँ पर ये रख सकते हैं। देखिए इसके जगह हम, इस P की जगह हम ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार P0 और इक्वल में P यहाँ पर नॉट प्लस HDG, और आप ध्यान रखिए कि जल का है, हमने एक बार लिख दिया तो वो जल का ही है। अब इसको इधर अगर आप लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2P0 और इक्वल में आपका हो जाएगा HDG। ये चीज हो गई। तो कहने का मतलब है कि हमको बस P0 मिल जाए फिर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि हमको डेंसिटी पता है जल की, क्योंकि ये जल है, फिर से लिख रहे हैं भाई, जल है, ठीक है, ये जल का है,
कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये क्यों हम बार बार जल कह रहे हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये जल की हमको डेंसिटी पता है, जल की हमको जी तो पता ही है, एच हमको निकालना ही है, बस हमको पी नॉट मिल जाए। अब ये पी नॉट हमको कैसे मिलेगा? पी नॉट को हमने कहा कि ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, किससे मेजरमेंट करते हैं? बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपके लिखा है कि उस समय पर, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर ये बात हो रही है, ठीक है, उस सिचुएशन में बैरोमीटर की ऊंचाई जो देखी गई, ठीक है, वो कितनी देखी गई? 76 सेंटीमीटर देखी गई। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ना दे करके, क्योंकि हम यहाँ पर रख सकते थे, यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते थे, अगर नहीं दिया होता तो हम 1.01 इंटू 10⁵ रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया गया कि 76 सेंटीमीटर रखा गया। तो 76 तो फिर कन्वर्ट दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो होती है जो 75 सेंटीमीटर पे आती है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहेंगे, तो अब इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके आगे अब सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे, चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे बढ़े, देखिए। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमको एच निकालना है, तो इस सबको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से ये टोटल बन जाएगा 2p0, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका d, और यहाँ पर g, और इक्वल में क्या बचेगा, h, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये d किसका है, डेंसिटी किसकी रहेगी, जल की रहेगी, याद रखिएगा। चलिए, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लाते हैं, पकड़ करके यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या, H इक्वल आपका बनेगा 2 इंटू, अब यहाँ पर जो आपका P यहाँ पर नॉट है, इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो ये भी आपका HDG आएगा, क्योंकि HDG से ही बैरोमीटर में हम निकाल पाते हैं। तो H यहाँ पर किसका आएगा, ये जो हाइट आएगी किसकी आएगी, ये हाइट किसकी आएगी, ये हाइट आपकी आएगी HG की, HG यानी कि अब ये HG हम लिख रहे हैं, मतलब पारा की बात हो रही है, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ HG का मतलब मत समझ लीजिएगा कि ये हाइट है, ये आपका यहाँ पर ग्रेविटी वगैरह है, ये सब नहीं है। HG यानी कि पारा, और उसके बाद मल्टीप्लाई में D यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी किस चीज़ की, HG की ही, ठीक है। और फिर से मल्टीप्लाई में G, चलिए इस सबको हटा ही देते हैं यार, इस सबका कोई काम नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका, इधर G आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मल्टीप्लाई में G आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से। और अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में आएगा आपका D, और ये D किसकी डेंसिटी है, वाटर की है, ठीक है। और G जो है वो तो G रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने लिखा है कि कौन चीज़ किसकी है, वाटर की है कि पारे की है, क्योंकि यहाँ पर बैरोमीटर में पारा ही भरा होता है, तो वहाँ पर हम पारे की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब G से G जो है आपका कट जाएगा, G से G कट जाएगा, ठीक है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। H हमको निकालना है, बस हम रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू H ऑफ HG, तो HG की हाइट कितनी आ रही है आपकी, यहाँ पर ये आपकी देखिए सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसको सेंटीमीटर में सीधे सीधे रख सकते हैं, 76। और इसके बाद डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी यहाँ पर क्या आएगी आपकी, तो डेंसिटी देखिए इसकी जो पारे की होती है आपकी, ये कितनी होती है, हमने बताया कि ये आपकी 13.6 होती है, लेकिन जब मीटर में दी होगी तब आप यहाँ पर इंटू 10⁻3 करेंगे। देखिए जब आपको सेंटीमीटर में दिया हो नॉर्मल तो आप ये रख सकते हैं, लेकिन जब मीटर में देता है तो आप 13.6 इंटू 10⁻3 रखिए, समझ पा रहे हैं, बस इतना अंतर होता है। चलिए इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर डेंसिटी वाटर की, तो देखिए वाटर की डेंसिटी अगर आप इसमें निकालेंगे सेंटीमीटर में तो कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो ये आपका टोटल 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर निकालना है, मीटर निकालते हैं तो 1000 आती, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, देखिए यूनिट का बहुत फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हर चीज़ की, जैसे एक यूनिट में हमने बताया, जैसे कि डेंसिटी हमने मीटर में बताई है, तो आप उसको सेंटीमीटर में भी कम से कम खुद से थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बता दिया था, आप उसको नोट पॉइंट करके रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहीं पर रखा रहे, आप उसको नोट पॉइंट करके रख सकते हैं कि सेंटीमीटर में ये होती है, ठीक। चलिए तो ये चीज़ हो गई। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगी टोटल वैल्यू, अगर आप इस चीज़ को टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपकी टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी लगभग 20 और 67 और 2 इतनी करके आएगी।
और इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा। ये आपका किसी ऑप्शन में है क्या, ये h की वैल्यू आएगी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये सब थोड़ा कैलकुलेशन करते करते ध्यान रहता है क्या होता है, क्योंकि भाई इतना क्वेश्चन लगाने के बाद याद रह जाता है क्या आंसर है, तो यहाँ पर आ जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि इतना तेज कैसे कैलकुलेशन हो गया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसको मल्टीप्लाई नॉर्मली करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो किसी ऑप्शन में है, यहाँ पर है, देखिए, ठीक है, 20 और उसके बाद क्या है 67.2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि ये इतनी हाइट पे होगा, इतना सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो लगभग, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा आपका 20.67 मीटर। इसको अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। तो 20 मीटर नीचे जो है ये होगा। तो अगर कोई बुलबुला है पानी का छोटा, ठीक है, जो कि इतना बड़ा बाहर निकलता है, अगर वो 20 मीटर आप पानी के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, तो पता कितना हो जाएगा, इतने से वो 1/3 हो जाएगा अपना, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर। 20 मीटर थोड़ा नहीं होता है, 20 मीटर बहुत होता है। 20 मीटर आपकी जो गांव में तालाब तालाब होंगे वो बहुत होंगे, 1-2 मीटर के होंगे, ठीक है, 3 मीटर 4 मीटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए। इसी का होमवर्क हम बना करके दे रहे हैं कि मान लीजिए कि जो आयतन है, ठीक है, सब कुछ लिखा रहने देते, आयतन जो है 1/3 ना हो करके एक बार निकालिएगा 1/4 हो गया, और एक बार निकालिएगा कि 1/5 हो गया, ठीक है। एक बार निकालिएगा 1/4 हो गया, एक बार निकालिएगा 1/5 हो गया। 2 बार इस चीज़ को करिएगा। जब आप 2 बार इस चीज़ को करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करना। और सभी लोग, जितने लोग चाहते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, वो किया कीजिए, ठीक है। अब अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप उसी में परेशान रहेंगे कि नहीं नहीं सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दीजिए, और अभी से आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में पड़ेंगे, तो फिर हो चुका है कल्याण। क्योंकि हर एक जगह से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है। कहीं से भी घुमा करके कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समय होता है, ठीक है। वो जब कुछ समय बचता है, कुछ दिन बचता है, तो फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरी सीरीज आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, ये क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हो सकता है उत्प्लावन बल की, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसके पहले थ्योरी को समझेंगे, फिर उसमें न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।